Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। हम लोग पिछले क्लास के अंदर मौर्यन एम्पायर को शुरू किया था। ऑलमोस्ट हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। उसी को ही आज के क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी है जहाँ पे हम लोग चर्चा में ले रहे थे कि मौर्यस का उद्भव कैसे हुआ। उसके पहले हमने क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री भी काफ़ी डिस्कशन इसके अंदर किया हुआ है सर, ठीक है ना। तो मैं फिर से आपको वेलकम करूंगा। आप में से जो भी स्टूडेंट हमारे ये प्लेटफॉर्म के अंदर जुड़े हैं, ये क्लासेस के अंदर जुड़ रहे हैं, वहाँ पे हम लोग 600 BC ऑनवर्ड से इतिहास को पढ़ रहे हैं। वी आर एक्चुअली स्टडिंग द हिस्ट्री फ्रॉम 600 BC ऑनवर्ड कि 600 के ऑनवर्ड से इनफैक्ट इतिहास में क्या क्या बदलाव आए, उन सब टॉपिक्स को हम लोग आज के क्लास के अंदर देखेंगे सर, ठीक है ना। ऑलमोस्ट हमने इसके अंदर पीछे क्लासेस के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो महाजनपद के अंदर ऊपर डिस्कस कर लिया है। और इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि ये 16 महाजनपद की कहानी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द 16 महाजनपदा। इनफैक्ट हमने इसके अंदर से ये भी देखा था कि मगध का फॉर्मेशन कैसे हुआ एज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर सर, ठीक है ना। तो मगध यहाँ पे एम्पायर बिल्डिंग करता है और इसी के अंतर्गत हमने पिछले क्लास के अंदर मौर्यस के बारे में देखने की कोशिश की थी। मैंने आपको समझाया था कि मौर्यस का उद्भव कैसे होता है और मौर्यस के उद्भव के पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे सर, है ना। किस किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया जाता है बाय कौटिल्य सर, है ना। कौटिल्य, इसी को ही हम लोग चाणक्य, विष्णुगुप्त के रूप में पहचानते हैं, जिन्होंने इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य को एज अ किंग के रूप में एस्टैब्लिश करवाया आफ्टर रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द किंग धनानंद ऑफ द नंद डायनेस्टी, है ना। तो नंद डायनेस्टी के बारे में हमने पिछले क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। खैर, तो ये तो मोटी मोटी कहानी थी मौर्यन एम्पायर की। आज हम लोग इनफैक्ट मौर्यस के अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे एंड दैट विल बी इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर सर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर से एज यूजुअल हम लोग क्रोनोलॉजी के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि हमारी क्रोनोलॉजी इससे रिवाइज भी होती है और अंडरस्टैंडिंग भी बनती रहती है सर, ठीक है। तो हमने जब इतिहास को पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि इतिहास को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। जीरो से पहले हुई घटनाओं को बिफोर कॉमन एरा और जीरो के बाद वाली घटनाओं को कॉमन एरा के रूप में हम लोग कंसिडर करते हैं। शुरुआत स्टोन एज के अंदर से करेंगे, पर स्टोन एज एक ऐसा पीरियड ऑफ हिस्ट्री है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज दी प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री सर, है ना। प्री हिस्ट्री के रूप में इसको ज्यादा पहचानते हैं क्योंकि इतिहास के ज्यादातर सोर्सेज अवेलेबल नहीं है सर, ठीक है, स्टोन एज के अंदर। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे गया तो वी कम टू नो अबाउट द सेकंड पॉइंट एंड स्टोन एज के बाद हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को एट टाइम्स हिस्ट्री के अंदर क्या लिखते हैं, प्रोटो हिस्ट्री के रूप में भी पहचानते हैं। प्रोटो हिस्ट्री क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको जानकारी मिलती है कि जो सोर्सेज है मिलने शुरू हुए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मेनली अवेलेबल थे सर, ठीक है। उसके बाद आता है वैदिक एज, पर वैदिक एज आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है और इसके कारण हम लोग उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे सर, ठीक है। वैदिक एज के जो बाद का ट्रांजिशन पीरियड है दैट इज द पीरियड ऑफ महाजनपदा। और मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर महाजनपद क्या है और किस तरह से उनका फॉर्मेशन हुआ ये भी बताया, और महाजनपद के बाद ही आपको मौर्यस दिखेंगे सर, ठीक है ना। तो ये जो मौर्यन पीरियड है वो यहाँ से शुरू होता है समवेयर इन द 325 BC सर, ठीक है। तो 325 BC के आसपास का पीरियड है मौर्यस पीरियड है। 600 BC का जो पीरियड है वो महाजनपद का पीरियड है। वैदिक एज आप देखोगे तो 1500 से लेके 600 BC तक का जो पीरियड वो वैदिक एज है। इसमें दो पीरियड आ जाएंगे, एक तो अर्ली वैदिक पीरियड भी आता है और अर्ली के साथ दूसरा कौन सा आता है, लेटर वैदिक पीरियड भी आता है सर, ठीक है ना। सो वी कम टू नो अबाउट बोथ द पीरियड्स ऑफ द अर्ली एंड द लेटर वैदिक। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 2600 से लेके 1800 BC का जो पीरियड है सर, ठीक है ना। अब एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पे डाउट पूछा है और बताया है कि सर इन दोनों के बीच में 300 साल का गैप था कि नहीं था। अब एक चीज याद रखेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन हुआ ना तो उसके बाद छोटे कल्चर्स, इनफैक्ट है ना, स्मॉल कल्चर्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। छोटी छोटी संस्कृतियां थी, उनका विकास होता रहता था जब सिंधु घाटी सभ्यता का भी पतन हो गया सर, ठीक है। सो वैदिक एज तक आते आते 1500 BC तो 200-300 साल तक पूरा सिविलाइजेशन समाप्त हो गया या इंसान खत्म हो गया वैसा नहीं था। देयर वर स्मॉल कल्चर्स दैट वर एग्जिस्टिंग इन दैट पीरियड और कुछ रीजन्स के अंदर, खास करके चैल्कोलिथिक पीरियड आपको दिखेगा। आपने सनौली करके एक जगह देखी होगी, सनौली आपको पता है सर, ठीक है। सनौली का इंपॉर्टेंस ये है, ये यूपी के अंदर आई है, वेस्टर्न यूपी के अंतर्गत, ठीक है। अभी रिसेंटली आपको यहाँ पे कॉपर के बहुत सारे एक्सकेवेशंस मिले हैं। बागपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आई है, वेस्टर्न यूपी के अंदर बागपत डिस्ट्रिक्ट है ना, जिला जो है, वहां पे आपको सनौली। तो सनौली में ऐसा बोला गया है कि इंडस का डिक्लाइन हुआ और वैदिक का उद्भव हुआ उसके कंटेम्प्रेरी पीरियड में, समवेयर इन द 1500 और 1400s, जब आर्यंस यहाँ पे सिंधु घाटी या सिंधु के नदी के आजू बाजू में रहते थे, सप्त सिंधु के आजू बाजू में रहते थे, तब वेस्टर्न यूपी के अंदर आपको सनौली वाले रीजन के अंदर आपको कुछ कुछ डेवलपमेंट दिखेगी और वो डेवलपमेंट के अंदर चालकोलिथिक पीरियड देखने को मिलता है। तो चालकोलिथिक क्या है कि अपने से एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है सर, है ना।
तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इसके और इसके बीच में जो टाइम फ्रेम है वो 200-300 साल का रहेगा। किसी किसी किताब में इंडस वैली सिविलाइजेशन 1600 बीसी में डिक्लाइन बोलेगा सर, ठीक है। इन सम ऑफ द बुक्स दे विल से दैट द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वो 1600 बीसी। चलो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, उसमें कोई दो, क्योंकि वो 2500 से शुरू करेगा और 1600 तक लेके जाएगा, मतलब 900 साल का पीरियड बोलेगा। मैं आपको 2600 से 1800 तक का बात कर रहा हूँ, मतलब आप पकड़ के चलिए 800 साल का हिस्ट्री है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर जो आपसे यही कन्वे कराना है कि आप जब हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स देखते हो इनकी, तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट पता होना चाहिए कि किस तरह से इसकी डेवलपमेंट हुई और कहाँ कहाँ पे आपके यहाँ पे ये चेंजेस आ रहे हैं सर। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये आपका एक तो क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। कल के क्लास के अंदर हमने आपको मौर्यन पीरियड के बारे में बताया था, और मौर्य में मैं आपको इनके ओरिजिन के ऊपर लेके गया था, और साथों साथ मैंने इनके सोर्सेज के बारे में बता दिया था सर, ठीक है। तो वी हैड डिस्कस द ओरिजिन एंड द सोर्सेज ऑफ द मौर्यन पीरियड पिछले क्लास के अंदर। आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर नई बैच लॉन्च कर रहा हूँ हिस्ट्री ऑप्शनल से। मतलब आज से 14 जुलाई से हो गई है। खैर आज तो इंट्रोडक्टरी सेशन था, टुडे वाज द इंट्रोडक्टरी सेशन, एंड ये 8 से 10 डेली 2 आवर्स देगी, ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज अ वीक है ना। कुछ कुछ हफ्ते 6 दिन ले, मतलब ऐसे जुलाई महीने के अंदर हम लोग 6 डेज अ वीक कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ से 5 डेज अ वीक कंटिन्यूसली करेंगे, मतलब आपको डेली 2 आवर्स इसके अंदर से सेशन मिलेंगे सर, ठीक है। तो टोटल 67 सेशन है, दे आर अराउंड 134 आवर्स, 134 घंटे के आसपास आपको इसके अंदर से मिलेंगे सर, ठीक है। एंड आई विल बी कवरिंग द होल ऑफ द पेपर 1 ऑफ एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया। मतलब हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर जो दूसरा पेपर है वो वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है। मैं यहाँ पे एंशिएंट और मिडिवल इंडिया का जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है वो कवरेज कराऊंगा। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ले सकते हो आप हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। PN लाइव इज द डिस्काउंट कोड, इसको यूज करके। इसके अलावा आपको मॉडर्न हिस्ट्री की एक क्रैश कोर्स दिख रही है जनरल स्टडीज के लिए सर, ठीक है। तो आप में से जो भी विद्यार्थी GS स्टडी पढ़ना चाहता है हिस्ट्री, तो 3 to 5 PM 21 जुलाई से विल बी स्टार्टिंग। इसमें भी आप PN लाइव डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आज के दिन, मतलब टुडे इज द लास्ट डे एंड लास्ट मोमेंट इनफैक्ट, जहां मैक्सिमम डिस्काउंट आपको अवेलेबल है 45% तक का सर, ठीक है। सो मैं आपको कहूंगा कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट को गेन करिए PN लाइव ये कोड के साथ सर, ठीक है ना। तो 25 GS और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड है, और एक साल का 49,680 में पूरा कवरेज मिल जाएगा सर, ठीक है। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, यू शुड मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। 2 साल 3 साल का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बेस्ड ऑन वॉट एवर यू फील राइट, है ना। बाकी अनअकैडमी की प्रॉमिस है, अगर आप 14 जुलाई से पहले 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको सर, ठीक है। टेस्ट सीरीज फ्री के अंदर है। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर आपने 1 साल या 2 साल का भी सब्सक्रिप्शन लिया तो वो 2 साल की वैलिडिटी नहीं होगी, इससे ज़्यादा आपको वैलिडिटी मिलेगी। मतलब आपने इनफैक्ट आज सब्सक्रिप्शन लिया 14 जुलाई 2021 में, तो आपको सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी मिलेगी मेंस 2022 तक। मतलब दिस कैन बी अप टिल अक्टूबर 2022। तो 1 साल की फीस में आपको ऑलमोस्ट 1.25 साल का पूरी की पूरी तैयारी मिलेगी सर, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूडेड है, GS की और मैं कहूँगा कि प्रीलिम्स की और मेंस की दोनों। आपके ऑप्शनल के कोर्सेज भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे अगर आप ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन साथ में लोगे सर, ठीक है। बुक सेट अवेलेबल है, लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन लो। आइकॉनिक के अंदर आपको क्या मिला है, यू विल गेट मेंटर, जहाँ पे आपको हेल्प करेंगे डेडिकेटेड मेंटर इनटू द प्रिपरेशन। प्लस के अंदर आपको डेली क्लासेस और स्ट्रक्चर्ड क्लासेस तो मिल ही जाएंगे। टीचर के रूप में मैं आपके यहाँ पे अवेलेबल रहूंगा सर, ठीक है। तो आप 1 साल 2 साल 3 साल कोई भी कोड यूज़ करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, पर कोड को PN लाइव के रूप में यूज़ करेगा, इट विल फेच यू 10% डिस्काउंट एज वेल। ऑप्शनल का अलग से सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी आपके लिए अवेलेबल है, पर ऑप्शनल अब पकड़ के चलिए 25,000 के आसपास होगा, और GS और ऑप्शनल दोनों मिला के 49,000 में अभी अवेलेबल है आज के दिन तक सर, ठीक है ना। तो प्लीज़ टेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, एंड हो सके उतना सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं तो ले लीजिए, कंबाइंड के अंदर काफ़ी फायदा होगा। आज ही के दिन हमारी नई बैचेस शुरू हो रही है NCERT को लेके, 1 साल की 2 साल की, उसको भी अटेंड करिए। यू विल ऑल्सो गेट फ्री टेस्ट सीरीज ऑफ जनरल स्टडीज़, ये भी इसके अंदर से कवर हो जाएगी। ये तो फ्री के अंदर ही है, खाली एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और ये कोड को यूज़ करिए PN लाइव, and you will be able to get the access to the free content of Unacademy. Every Sunday we have got a combat 60 questions in 60 minutes, वो भी आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो काफ़ी सारी अवेलेबिलिटी आपको इसके अंदर से मिल जाएगी। खैर आगे चलते हैं हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर, और पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको मौर्यस के बारे में बताया था, वहाँ चले जाते हैं सर, ठीक है। अब देखिए मौर्यस को हम लोग 5 पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। मौर्यन पीरियड जो है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से कहाँ तक चलता है सर, ठीक है। NCERT में भी मौर्यन पीरियड को काफ़ी अच्छी तरह से हाईलाइट किया गया। मतलब 325 BC से लेके
185 BC तक लिखा गया है। कुछ कुछ किताबों में लिखा गया है कि मौर्यन एज की शुरुआत होती है 321 BC। ये दोनों के दोनों करेक्ट है। अब इसके अंदर पीएचडी करने नहीं जाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था सर, ठीक है, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में टाइमलाइन जो है वो थोड़ी बहुत बदलती रहेगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो व्हेन वी सी द मौर्यन पीरियड, जब हम लोग मौर्यन पीरियड को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें मिल रही है इसके अंदर से सर, ठीक है। तो ये तो टाइम फ्रेम पता हो गया। अब इसके अंतर्गत हमको क्या क्या चीजें मिल रही है, एक तो इनकी ओरिजिन ऑफ मौर्यस आपको पता होनी चाहिए, यू शुड नो द ओरिजिन ऑफ द मौर्यन एम्पायर सर, ठीक है, कि कहाँ से मौर्यस का ओरिजिन हुआ, पहला तो पॉइंट ये आता है सर, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इसी के अंदर से आपको यहाँ पे जो पॉइंट दिखेगा वो है द सोर्सेज ऑफ द मौर्यन एम्पायर सर, ठीक है, कि इनके सोर्सेज कौन से हैं। तो हमने ऑलरेडी पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि लिटरेचर भी इनको काफ़ी सारा मदद करता है और आर्कियोलॉजी भी इनको मदद करती है सर, ठीक है, इनको समझने के लिए सर, ठीक है। आर्कियोलॉजी के अंतर्गत हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में डिस्कस किया था, याद करिए पिछले क्लास को, एंड आई हैड डिस्कस्ड अबाउट द इंस्क्रिप्शन सर, ठीक है। और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि इनके इंस्क्रिप्शंस के अंतर्गत खास करके ये जो जेम्स प्रिंसेप करके एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल था, कौन था, जेम्स प्रिंसेप नाम याद रखेगा, इसके द्वारा इनफैक्ट हाईलाइट किया गया और उसने बताया कि ये जो अशोक करके राजा है वो ही प्रियदर्शी है सर, ठीक है ना, क्योंकि अशोक है ना अपने इंस्क्रिप्शंस के अंदर प्रियदर्शी करके एक शब्द यूज करता था। वो कहता था कि आई एम द बेनोवलेंट एंड द बिलवेड वन, मैं सबका प्यारा हूँ सर, ठीक है, मैं सबका प्यारा हूँ, बट ही नेवर सेड कि भाई मैं ही अशोक हूँ सर, है ना। कुछ कुछ जगहों के ऊपर हमको इंस्क्रिप्शंस के अंदर उसकी नॉलेज मिली है, हम लोग आज के क्लास के अंदर उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लिटरेरी सोर्सेज ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं कि सर बुद्धिज्म के अंदर आपको लिटरेरी सोर्सेज दिखेंगे सर, ठीक है, हमको जैनिज्म के सोर्सेज दिख जाते हैं सर, ठीक है, इनफैक्ट हमको ब्राह्मणिज्म के सोर्सेज भी मिलेंगे जहाँ पे मौर्यस को हाईलाइट किया गया है। वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट कि मौर्यस की जब हम लोग हिस्ट्री देखते हैं तो इसमें आपके अदर ऑथर्स भी इनके बारे में लिखते हैं, जैसे मेगास्थनीस हो गया, हमने पढ़ा था, या मैंने आपको विशाखदत्त के बारे में बताया था मुद्र राक्षस के अंदर, वो भी मौर्यस के बारे में लिखेगा। तो मल्टीपल ऑथर्स आपको यहाँ दिख जाएंगे सर, ठीक है। मौर्यस में जो तीसरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट आता है वो है इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री सर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आज उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर भी देखेंगे और साथों साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था मौर्यस का, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो भी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग चले जाते हैं सर, ठीक है ना। सो विल गो टू दी पॉइंट नंबर 3 and 4 ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर। विल ट्राई टू सी द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर कि कहाँ से डेवलपमेंट हुआ और मौर्यस में फर्दर इवोल्यूशन कैसे होता है। अब देखें कि मौर्य की पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोग देखते हैं सर, ठीक है। व्हेन वी सी द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यस सर, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत पॉइंट पता होना चाहिए कि कौन से राजा कहाँ से कहाँ तक रूल कर रहे थे सर, ठीक है। तो मौर्यस में आप पकड़ के चलोगे तो आपको 4 राजा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 राजा इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर सर, ठीक है। तो बीइंग द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, इनको तो हम लोग याद रखेंगे ही इतिहास के अंदर सर, समझने की कोशिश करिए सर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ आप दूसरे आप देखोगे तो इन्हीं के ही बेटे आएंगे, बिंदुसार सर, ठीक है। तो बिंदुसार विल बी द नेक्स्ट किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी सर, ठीक है। और उसके बाद हमको मिलेंगे अशोक। ये 3 राजा जो है वो मूलतः से आप पकड़ने की कोशिश करोगे 325 BC से या 325 के आसपास से आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो आगे के पीरियड तक चलेंगे और करीबन 232 तक BC तक, टिल 232 BC ये अशोक तक इनका शासन रहेगा। एक्चुअली अशोक का जो पीरियड है वो 273 से लेके 232 है सर, ठीक है। इसके साथ आप बिंदुसार का देखोगे तो वो 298 से लेके 273 BC है, ठीक है। और ये भाई साहब 298 BC तक इनफैक्ट खत्म हो जाएंगे, मतलब वो संसार छोड़ के चले जाते हैं सर, ठीक है। तो ये 3 डायनेस्टीज, ये 3 राजा आपके लिए प्रोमिनेंट है जो मौर्यस के लिए इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। अब याद रखेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का इंपॉर्टेंस है कि वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर और इन्होंने इनफैक्ट सेलेकस निकोटर के साथ ट्रीटी की सर, है ना। तो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बता दिया था कि ही वॉज द वन हु डिड द ट्रीटी विद सेलेकस निकोटर। अब इनका क्या इंपॉर्टेंस था, हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था कि सेलेकस निकोटर का ही इनफैक्ट एम्बेसडर हुआ करता था मेगास्थनीस, याद आया। और ये जो मेगास्थनीस था, ये मेगास्थनीस इवेंचुअली क्या करता है, मौर्य की कोर्ट में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आएगा एंड देन ही विल बी राइटिंग अ बुक कॉल्ड एज इंडिका, ठीक है। इंडिका बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर अस, क्योंकि ये एक प्राइमरी सोर्स था। खैर इसके ऊपर से और भी बहुत सारी किताबों के अंदर इंटरप्रिटेशन लिखे गए जो सेकेंडरी सोर्स के रूप में डेवलप हुए सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो मौर्यन स्टेट है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो पूरी कहानी है वो यहाँ से ही शुरू होगी एंड वी कम टू नो दैट चंद्रगुप्त की इनफैक्ट जो पूरी डेवलपमेंट है उनके बेसिस के ऊपर हमको पता चलता है कि
क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से इनफैक्ट वी फाइंड कि इशू आगे चलते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी डू गेट इंस्टेंसेस की काफ़ी सारी चीज़ें अब इवॉल्व होगी सर, ठीक है ना। तो ये तो इंडिका की कहानी थी, दिस वाज द स्टोरी ऑफ इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य में हम लोग एक चीज़ याद रखेंगे कि जब इनका जीवन का आखिर का पीरियड था तो जैनिज्म की तरफ चले जाते हैं। कहानी ये चलती है कि मौर्यज में जब ये रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे काफ़ी सारे जैन साधु संत भी वहाँ पे पाटलिपुत्र के आजू बाजू में रहते थे सर, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ऐसा कहता है कि मगध के अंदर जो पाटलिपुत्र उसका कैपिटल था वहाँ पे बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, देयर वाज अ ह्यूज फेमाइन, एंड बिकॉज ऑफ द फेमाइन चंद्रगुप्त मौर्य डिसाइडेड टू गो डाउन टू द साउदर्न पार्ट विथ अ जैन सेंट कॉल्ड एज दी भद्रबाहु सर, ठीक है ना। तो एक जैन साधु थे भद्रबाहु, इनके साथ ये साउथ के अंदर चले जाते हैं एंड यहाँ से ही फिर आपकी जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनका पीरियड खत्म हुआ सर, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की शुरुआत थी। चंद्रगुप्त मौर्य में मेनली मेगास्थनीज ने काफ़ी सारी नॉलेज बताई। कल के क्लास के अंदर मैंने आपको मेगास्थनीज के बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया था सर, ठीक है। उसके बाद दूसरे को हम लोग याद रखते हैं, वो है बिंदुसार को सर, ठीक है ना। याद करिए, द सेकेंड पर्सन विल बी बिंदुसार। अब बिंदुसार का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिंदुसार सर, ठीक है। तो हमने आपको बिंदुसार के बारे में पढ़ाया था इन द प्रीवियस सेशंस, या नहीं पढ़ा था पर अभी हम लोग देख लेते हैं सर, ठीक है। अब बिंदुसार की कहानी ये है कि बिंदुसार वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, एंड इनकी कहानी ये है कि जब ये रूल करेगा तो ही कंटिन्यूड रिलेशंस विद द ग्रीक्स, है ना। तो ग्रीक्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इनके अच्छे रहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि आपको इनफैक्ट है ना, जो ग्रीक लीडर्स थे उसमें डाइमेक्स करके एक एम्बेसडर यहाँ पे आएगा। एंटियोक्स करके एक राजा था और उनका एम्बेसडर इसके कोर्ट के अंदर आता है सर, ठीक है। डाइमेक्स नाम आपको दिखेगा सर, ठीक है। और कहते हैं कि भाई ये जो बिंदुसार थे, ये बिंदुसार फिर लेटर ऑन एक संप्रदाय के अंदर कन्वर्ट हो गए जिनका नाम था आजीविका। क्या नाम था? आजीविका सर, ठीक है ना। सो वी फाइंड बिंदुसार एक्चुअली विल बी कन्वर्टिंग इनटू आजीविका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आजीविका का मतलब ये है कि ये इनफैक्ट है ना जैन और बौद्ध का समकालीन था। आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि जब 600 बीसी का पीरियड डेवलप हो रहा है और जब ये 16 महाजनपद बन रहे थे, इसी के कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर याद रखिएगा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी डेवलपमेंट हुआ सर, है ना। और मैं तो कहूंगा कि बुद्धिज्म जैनिज्म अकेला नहीं था, ठीक है। प्लीज रिमेंबर कि बुद्धिज्म जैनिज्म वाज नॉट द ओनली फिलोसफिकल डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस। देयर वर 300+ छोटे बड़े संप्रदाय थे, देयर वर 300+ सेक्ट, 300 से ज्यादा आपको यहाँ पे सेक्ट दिखेंगे, और इन सबको इनफैक्ट यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इनटू दी आई वुड से दी फिलोसफिकल डेवलपमेंट। और इसमें एक आजीविका हुआ करता था सर, ठीक है। आजीविका भी इन्हीं का ही कंटेम्प्रेरी था। आजीविका अगर आपको विचारधारा के रूप में थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो वो मकाली घोषाल करके इनके एक लीडर हुआ करते थे। ही वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ सिद्धार्थ गौतम एंड वर्धमान महावीर, और ऐसा कहते हैं कि वर्धमान महावीर के वो मित्र भी थे। ही वाज अ फ्रेंड ऑफ वर्धमान महावीर। पर होता यह है कि आफ्टर सम इयर्स ही हैड आई वुड से फिलोसफिकल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इमर्ज विथ वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर के साथ उनके जो मैं कहूँगा कि जो इश्यू क्रिएट हुए आइडियोलॉजिकल, उसके कारण ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो आजीविका संप्रदाय के लोग हैं ये अलग हो जाते हैं सर, ठीक है। तो ये जो आपके मैंने बिंदुसार के बारे में बताया ना, बिंदुसार के बारे में, वो आजीविका संप्रदाय को मानेंगे, विल बी फॉलोइंग द आजीविका लीडरशिप एज वेल, एंड फिर उसके अंदर ही वो कन्वर्ट हो जाता है सर, ठीक है। तो आफ्टर सम इयर्स फाइनली वी कम टू नो अशोक केम टू पावर सर, ठीक है ना। तो आज की जो पूरी क्लास की कहानी है उसके अंदर हम लोग को यही डिस्कस करना है, वी आर डिस्कसिंग दैट पॉइंट ओनली, कि हाउ अशोक केम टू पावर एंड अशोक की स्टोरी क्या है सर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अशोक केम टू पावर समवेयर इन 273 बीसी, और कहते हैं कि इनिशियली उसकी फाइटिंग भी हो गई। इनिशियली ही हैड टू फाइट अगेंस्ट हिज फैमिली मेंबर्स, मतलब उसकी लड़ाई होती है फैमिली के अंदर, एक छोटा मोटा झगड़ा हो गया है। ऐसा बहुत हिस्टोरियंस कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस कहते हैं कि अशोक ने अपने भाइयों को मार के पावर के ऊपर आया। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि अशोक ने ऐसे कोई भाई को नहीं मारा था, एंड वो ऑफिशियली इनफैक्ट है ना उसके फैमिली मेंबर्स ने उसको सपोर्ट किया था, और अशोक ने अपने भाइयों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी बिठाया था। ऐसी भी आपको कहानी दिखेगी, खैर, है ना। तो ये पूरी स्टोरी आपको यहाँ से दिखती है अशोक के बारे में। यू विल फाइंड दिस स्टोरी ऑफ अशोक, जहाँ वो किस तरह से पावर के ऊपर आता है उसकी भी आपको कहानी समझाने की कोशिश की मैंने सर, ठीक है। अब अशोक के अंतर्गत आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं सर, ठीक है, क्योंकि आप जब हिस्ट्री देखोगे ना, व्हेन यू सी द हिस्ट्री, तो आपको यहाँ से डायरेक्टली पॉइंट दिखेगा सर, ठीक है। और जब आप पॉइंट देखोगे तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य का पॉइंट यहाँ से दिख रहा है,
और उसके बाद आप देखोगे तो अशोक में 272 बीसी लिखा गया है। सर याद करिए, हमने कल के क्लास के अंदर टाइमलाइन पढ़ना शुरू किया था और ये टेबल के साथ मैं आपको चैप्टर को लिंकअप करा रहा हूँ सर, है ना। चैप्टर में जो जो चीजें बात दी है वो टेबल के साथ लिंकअप करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये टेबल में काफी सारी चीजें है, यहाँ से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे आपके प्रीलिम्स के अंदर। फ्रॉम दिस टेबल यूपीएससी विल आस्क यू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी सर, ठीक है ना। तो 272 बीसी के जो आसपास का पीरियड है, यहाँ पे अशोक के रेन की शुरुआत होगी, मतलब अशोक के शासन की शुरुआत होगी। वील सी द डेवलपमेंट ऑफ अशोका सर, ठीक है। और जब उसने पावर के ऊपर आया तो उसको 3-4 साल लग गए। इट टुक ऑलमोस्ट 4 years फॉर अशोक टू कम टू पावर। तो ये जो 4 साल है ना, 272 से लेके 268, इसी पीरियड के समय पे ऐसा कहता है कि अशोक के अपने भाइयों के साथ लड़ाई होती है सर, ठीक है। एंड अशोक ने फिर अपने भाइयों को निपटाया, सारी भाषा में आप देखोगे तो खत्म कर दिया, कुछ कुछ लोगों को कहीं पे जेल में डाल दिया, एंड देन ही केम टू पावर सर, है ना। तो ऐसी बहुत सारी कहानी आपको इसके अंदर से दिखेगी। पर बिंदुसार आजीविका में चले गए, अशोक जो है वो फाइनली अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे सर, ठीक है। तो मौर्यस की जो कहानी वो अशोक के इर्द गिर्द ही चलेगी सर, है ना। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको समझ में आया कि क्या हो रहा है। और पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग जब मौर्यस को देखते हैं तो मौर्यस में हमको अशोक की पॉलिसीज के बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं सर, ठीक है। तो अशोक की पॉलिसीज के अंतर्गत हम लोग को यही देखना है कि मौर्यस धीरे 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 ये जो महाजनपद मगध नाम का था, जो राजगीर और फिर लेटर ऑन, फिर यहां से हमने बताया था आपको पिछले क्लास के अंदर कि पाटलिपुत्र के अंतर्गत पावर सेंटर को शिफ्ट करवाते हैं सर, ठीक है। अब आगे फर्दर एक्सपांशन कैसे होगा और किस तरह से हिस्टोरिकल चेंज आएंगे सर, ठीक है। तो हिस्टोरिकल चेंज के अंतर्गत हमेशा याद रखिएगा, व्हेन वी सी द मौर्यस, जब हम लोग मौर्यस को देखते हैं पूर्ण रूप से, तो वी कम टू नो अबाउट कि यहाँ से एम्पायर बिल्डिंग होने की शुरुआत हो गई। और ये एम्पायर बिल्डिंग के अंतर्गत पाटलिपुत्र बिकेम द मेन पावर सेंटर, क्योंकि यहाँ से ही मौर्यस का पूरा शासन चलता था सर, ठीक है। तो वी सी दैट यहाँ पे पाटलिपुत्र का आपको इंपॉर्टेंस दिखेगा काफी प्रोमिनेंस वे के अंतर्गत। एंड इन्हीं बेसिस के ऊपर से हमको पता चलता है कि यहाँ पे 3 रूलर्स है। पहले रूल आपको चंद्रगुप्त मौर्य दिखेंगे, याद रखेगा सर, ठीक है। वो फाउंडेड द एम्पायर इन 321 बीसी। एनसीईआरटी 321 लिखते हैं, हम मान लेंगे, कभी कभी में 325 भी लिखे गए, दोनों सही है, चिंता मत करेगा सर, ठीक है। देखो यूपीएससी आपको बता देता हूँ, प्रीलिम्स के अंदर ईयर वाइज क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पूछता है। आपने देखे होंगे कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीक्वेंस बेस के ऊपर आते हैं, वो ईयर बाय ईयर नहीं आते हैं सर, ठीक है। तो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं, व्हेनेवर द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द सीक्वेंसेस, तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं लिखा होगा कि 321 बीसी में 14 जुलाई के दिन ही यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य पावर के ऊपर आया सर, ठीक है। तो इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 15 जुलाई थी या 14 जुलाई थी। बाय द वे आज 14 जुलाई है, और 14 जुलाई का इंपॉर्टेंस ये है कि ये दुनिया के इतिहास में एक नई घटना को आयाम देगा, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आप में से बहुत लोगों ने फ्रेंच की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा, हमने स्टैंडर्ड 9th की एनसीईआरटी के अंदर नेशनलिज्म का जो टॉपिक है उसके साथ लिंकअप करके कराया था सर, ठीक है ना। तो फ्रांस की क्रांति अगर आप देखिए उसके अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है, एंड बहुत ही मैं कहूँगा कि इलॉबरेटली उसके अंदर डिस्कशन की है कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति एक नए रूप रंग के अंदर उभर के आती है। खैर जो भी पॉइंट है सर, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने इनफैक्ट जो साम्राज्य है वो विस्तरण करना शुरू किया, और कहते हैं कि आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक साम्राज्य को लेके गए सर, ठीक है। अब सवाल यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह से पाटलिपुत्र से ये अफगानिस्तान और ये जो बलूचिस्तान वाला जो रीजन है वहां तक अपना साम्राज्य फैलाते हैं, हाउ ही विल बी डूइंग दैट सर। तो उसके पीछे का कारण मैंने बताया ना कि यहाँ पे ग्रीक्स हुआ करते थे सर, है ना। तो ये जो ग्रीक्स हुआ करते थे उसमें सेलेकस निकोटर रूल करता था, और सेलेकस निकोटर की और चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हो गई। तो जब सेलेकस निकोटर पराजित हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको कोरा पेज दिया, समझ में आता है कोरा पेज सर, ठीक है। So we find when Seleucus Nicator was defeated, Chandragupta Maurya was had presented Seleucus Nicator with a blank page. बोले साइन कर रहे, बोले क्या करोगे गुरुजी, बोले साइन कर, पहले तो चुपचाप यहाँ पे साइन कर सर, ठीक है। तो वी कम टू नो दैट यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने इनडायरेक्टली, कोरा पेज तो था नहीं तब उस टाइम पे, चिंता मत करो, पेज तो चाइना में अंदर इन्वेंट हुआ, करीबन 3rd-4th सेंचुरी तक आते आते प्रॉपर पेपर मेकिंग का प्रोसेस चाइना में शुरू हो गया था, और 9वीं शताब्दी तक आते आते मतलब आफ्टर अराउंड 400 ईयर्स फिर इंडिया में भी वो पेज मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनने की शुरुआत हो गई सर, ठीक है। बट उसी तौर के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको बोला होगा, क्या कहते हैं, अपने सेलेकस निकोटर को कि भाई अगर तुम्हें मेरे साथ लड़ना है तो आ जाओ, 2-2 हाथ कर देते हैं, अब तुम हार गए हो, तुम्हारा साम्राज्य मैं ले लूंगा सर, ठीक है। तो आज का मॉडर्न डे अफगानिस्तान वाला जो रीजन है ना सर, वो आपके मौर्यन एम्पायर के पार्ट में कैसे आ गया सर, ठीक है। आज का बलूचिस्तान वाला आर्कोसिया, जेड्रोसिया, हेरात, अफगानिस्तान के अंदर हेरात करके एक प्रदेश दिखेगा सर, वहां से सूफी संत आए थे, सलीम चिश्ती सर, ठीक है ना। ये वहां पे सलमा डैम आया हुआ है। अफगानिस्तान तो आज की तारीख में आपने देखा होगा कि इट इज गोइंग थ्रू वेरी बैड फेज, है ना, एंड मोस्ट प्रोबेबली द गवर्नमेंट माइट टॉपल डाउन
एंड दिस विल क्रिएट फर्दर सिक्योरिटी एंड जियो पॉलिटिकल इशू फॉर द गवर्नमेंट एज वेल। खैर, तो लंबी कहानी है, इसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। एक आज स्पेशल सेशन ले लेंगे अफगानिस्तान के ऊपर कि कैसे अफगान फॉर्मेशन हुआ और किस तरह से अफगानिस्तान के आगे फर्दर डेवलपमेंट होता है। खैर सर, ठीक है ना। तो ये डिफीट करता है सर और मौर्य का पार्ट बन जाता है। इनफैक्ट अप टिल गुजरात आई वुड से, ये जो कलिंग वाला विस्तार है ये अशोक खुद लेगा सर, ठीक है। अशोका विल बी कनेक्टिंग एंड फाइनली ही विल बी एनेक्सिंग दिस रीजन ऑफ कलिंग सर, ठीक है। बट ये जो नॉर्दर्न पार्ट वाला है वो सब चंद्रगुप्त मौर्य के पास मिल गया था सर, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ से छीना था सर, ठीक है। तो इस तरह से मौर्य का एम्पायर है चंद्रगुप्त मौर्य तक आते आते काफी बड़ा हो गया सर, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया। मैंने आपको बताया हिज सन बिंदुसार जब पावर के ऊपर आया ना, व्हेन ही केम टू पावर आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य, तो बिंदुसार एक्चुअली अनेक्स द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री सर, ठीक है। ये वाले रीजन्स को भी बिंदुसार अनेक्स कर देगा सर, ठीक है। तो अशोक जो है, जो आखिर का या तीसरा राजा इनकी डायनेस्टी से था, वो फाइनली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इतने ही रीजन्स को एनेक्स करता है, पर इन सबको गवर्नेंस के रूप में अशोक चलाएगा सर, ठीक है। तो अशोक जब गद्दी के ऊपर बैठा तो उसको बहुत सारी चैलेंजेस थी, ही वाज गोइंग थ्रू मल्टीपल चैलेंजेस सर, ठीक है। एंड अशोक रियलाइज किया यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे कि मुझे इसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यकता है। अगर यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाया, विद्रोह हो जाएगा, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट द एम्पायर माइट डिसइंटीग्रेट एज वेल। तो अशोक ने युद्ध किए, जैसे कलिंग वाला जो रीजन है वो उसके कंट्रोल में नहीं हो रहा था, तो उसने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया और फिर वहां बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ। यू माइट बी अवेयर अबाउट कलिंग, वेयर अशोक हैड स्लॉटर्ड अराउंड मोर देन 1 लाख पीपल, है ना। 1 लाख से ज्यादा लोगों को अशोक ने स्लॉटर किया कलिंग के अंदर। और जब उनको वहां पे स्लॉटर किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अशोक लेटर ऑन उसको रियलाइजेशन हुआ कि मेरे से बहुत बड़ी पाप हो गई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, काइंड ऑफ, है ना। वो होता है ना हैप्पी रियलाइजेशन का कंसेप्ट सर, ठीक है। उसके बाद वी सी दैट अशोक अपने आप को बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट करेगा सर, ठीक है। तो उसमें 2-3 कंट्रोवर्सीज है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पार्ट, कि अशोक ने कलिंग के पहले बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया, कलिंग के बाद में किया। एक नया रिसर्च आज की तारीख में ऐसा कह रहा है कि अशोक माइट हैव कन्वर्टेड इन दी प्री कलिंग डेज, मतलब कलिंग के ऊपर आक्रमण किया उड़ीसा के ऊपर, उसके पहले ही अशोक माइट हैव कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म सर, ठीक है। बट ओवरऑल थियरी ये चलती है कि अशोक ने जिस तरह से इनफैक्ट अपना साम्राज्य विस्तरण किया था, उसके अंतर्गत एक चीज तो बहुत क्लियर कट थी कि अशोक के वहां पे जो एम्पायर एक्सपेंशन है उसमें कलिंग का और फिर साउथ का बहुत बड़ा रोल प्ले दिखेगा सर, ठीक है। और फिर जहां जहां अशोक का एम्पायर था उन सब रीजन्स के अंदर अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शंस डाले सर, है ना। तो इंस्क्रिप्शंस तो हमने आपको पिछले क्लास के अंदर भी बताया था कि भाई इनका क्या इंपॉर्टेंस है। अब हमको ये देखना है कि अशोक एक रूलर के रूप में क्या कार्य करता है, चंद्रगुप्त मौर्य एक रूलर के रूप में कैसे कार्य करते थे और बिंदुसार ने क्या किया है सर, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर एक चीज हम लोग याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे आपको फमाइन रिलीफ का मतलब यह है कि इनके समय पे लोगों का ध्यान रखने की काफी कोशिश की गई है सर, ठीक है। क्योंकि कौटिल्य के द्वारा पूरी की पूरी एक सिस्टम बनाई गई थी अर्थशास्त्र के अंदर कि राजा को अपने राज धर्म का पालन करना है। द किंग इज सपोज टू फॉलो द राज धर्म समझ में आता है सर, ठीक है। एक ऐसी सिस्टम जहां पे द किंग इज ऑलवेज फॉलोइंग द रूल, द किंग इज ऑलवेज फॉलोइंग द ड्यूटी एंड द ड्यूटी इज द वेलफेयर ऑफ द मासेस, है ना। आपके अंडर में आने वाली जो पॉपुलेशन है उसका आपको वेलफेयर करना है। तो ये कंटिन्यूअसली इंडियन हिस्ट्री का ट्रेंड आपको देखने को मिलता है एवरीवेयर सर, ठीक है। उसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य की 2 जगह आपको दिखेगी सर, ठीक है। पहला आपको प्रोमिनेंस यहाँ पे दिखेगा वो है सोहागुड़ा करके एक जगह का सर, ठीक है। सोहागुड़ा का इंपॉर्टेंस क्या है, यू विल सी द इंपॉर्टेंस ऑफ सोहागुड़ा सर, ठीक है। सोहागुड़ा का इंपॉर्टेंस ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन दिया था, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, जहाँ पे फमाइन रिलीफ की बात की है। फमाइन रिलीफ का मतलब कि अकाल पड़ गया था और अकाल के अंतर्गत क्या काम किया जाना चाहिए उसको लेके उसने पूरा का पूरा एक इशू किया था, चार्टर इशू करवाया था सर, ठीक है। दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत आपको ये गिरनार का इंपॉर्टेंस दिखेगा सर, है ना। यहाँ पे आपको एक सुदर्शन लेक दिखता है, यू माइट बी अवेयर अबाउट सुदर्शन लेक। तो ऐसा कहते हैं कि गुजरात वाला रीजन जब उसने कैप्चर किया एंड ये सौराष्ट्र वाले रीजन के अंदर अपना शासन पढ़ा रहा था, तब वहां पे उसका गवर्नर था पुष्यगुप्त सर, ठीक है। और ऐसा कहता है कि इसका जो गवर्नर था इसने चंद्रगुप्त को बताया कि सर यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत हो रही है और वाटर स्टोरेज को लेके इश्यूज चल रहा है। तो फिर यहाँ पे फाइनली गिरनार में सौराष्ट्र के अंदर ही एक तालाब का निर्माण किया गया। तो इससे पता चलता है कि राजा की पॉलिसीज कितनी वेलफेयर ओरिएंटेड है सर, ठीक है। और ये पॉलिसीज के अंतर्गत हम लोग ये कह सकते हैं कि राजा किस तरह से चीज़ों को इनफैक्ट गवर्न करना चाहता है, अपने लोगों के लिए क्या करना चाहता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये दोनों पॉइंट हमको यहाँ से दिखेंगे, यू विल फाइंड बोथ दिस पॉइंट व्हेन वी सी द पॉलिसीज ऑफ द किंग एंड वी ऑल्सो फाइंड कि ये गिरनार जैसे जगहों का भी क्या प्रासंगिकता या महत्व रहा है सर, ठीक है।
तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ मैंने आपको बताया कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। बिंदुसार दूसरा पॉइंट है, इसके ग्रीक रिलेशन चालू रहेंगे, अशोक के ऊपर चले जाते हैं सर, ठीक है। अब देखिए अशोक एक्चुअली पावर के ऊपर आया 268 बीसी में सर, है ना, किताब में भी लिखा गया है कि 273 में वो आया तो था, पर 3-4 साल तक उसकी लड़ाई होती अपने भाइयों के साथ, ही कैप्चर्ड पावर। अब अशोक देख रहा है कि यार उसके एम्पायर बिल्डिंग के अंतर्गत उसको एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, वो था कि देर आर मल्टीपल एरियाज, उसको कनेक्ट करना है, उसको ज्वाइन करना है सर, ठीक है। साम्राज्य बनाने के लिए अंतर्गत उसके जो एम्पायर के अंदर एरियाज मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल रहे सर, ठीक है। तो समवेयर इन द 261 बीसी, याद रखेगा, समवेयर अराउंड 261 बीसी, 261 268 इस पीरियड के समय पे उसने उड़ीसा के ऊपर अटैक किया था। किसी में 268 भी लिखा है सर, ठीक है ना। तो सम ऑफ द बुक्स इट वाज रिटन 268, मतलब 268 के बाद का पीरियड होगा जब उसने कलिंग के ऊपर अटैक कर दिया। अब सवाल ये आता है कि अशोक ने कलिंग के ऊपर क्यों अटैक किया था? What was the reason behind the annexation of Kaling by Ashok and why Ashok wanted to destroy the region of Kaling? तो 2-3 कारण थे। एक तो पाटलिपुत्र से कलिंग बहुत नजदीक है, उड़ीसा आप देखोगे तो यहाँ बहुत नजदीक है सर, ठीक है। एक तो कनेक्टिविटी का है सर, इश्यू है। दूसरा, अशोक को साउथ में जाना था, ही वांटेड, क्योंकि यहाँ जो दक्कन वाला एरिया है वो बिंदुसार ने कैप्चर कर दिया है। बिंदुसार तक आते आते आज का जो मॉडर्न डे महाराष्ट्र है या थोड़ा आंध्र वाला रीजन है, दैट वाज पार्शियली अंडर द कंट्रोल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो बिंदुसार जो दूसरा राजा था तब तक तो ये हो चुका था। अशोक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अगर वो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो बीच में कलिंग आ रहा है, और कलिंग विल बी गिविंग द एंट्री पॉइंट टू द साउथ इंडिया। कलिंग अशोक को क्या देगा? साउथ इंडिया की एंट्री पॉइंट दे रहा है सर, ठीक है। सो कलिंग एक तो कोस्टल एरिया है, फर्टाइल एरिया है सर, ठीक है। यहाँ महानदी का डेल्टा बनता है, आपने नदी के बारे में सुना होगा, हमने पिछले क्लासेस के अंदर भी आपको बताया था कि द इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री, कि भाई भूगोल हमेशा इतिहास के ऊपर असर करता है। इट क्लियरली इट मेक्स एन इम्पैक्ट सर, ठीक है। तो ये जो कंडीशन यहाँ क्रिएट हो रही है, द कंडीशन दैट हैज बीन क्रिएटेड ओवर हियर इन द कलिंग रीजन, हम बहुत ही क्लियर कट आपको ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भाई कलिंग उसके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि कलिंग वाज द एंट्री पॉइंट टू साउथ इंडिया सर। समझने की कोशिश करिए कलिंग का इंपॉर्टेंस क्या था, वाई अशोक एनेक्स कलिंग सर, ठीक है। तो एनेक्सेशन ऑफ कलिंग वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस, एनेक्सेशन ऑफ कलिंग बाय अशोक। उसके पीछे की कहानी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट सर, ठीक है। द स्टोरी बिहाइंड द एनेक्सेशन ऑफ कलिंग बाय अशोक, उसके अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि साउथ इंडिया की उसको एंट्री चाहिए थी सर, ठीक है। एंड साउथ इंडिया में जो एंट्री है, जो रूट है, वो वाया कलिंग जा सकता है बहुत इजीली सर, ठीक है। क्योंकि आप देखिए सेंट्रल इंडिया के अंदर विंध्या माउंटेन्स आ जाता है, सेंट्रल इंडिया से पॉसिबल नहीं है। आप पाटलिपुत्र से आप बीच में विदिशा तक आओगे, सांची तक आओगे, फिर उसके बाद नीचे की जाओगे तो यहाँ तो पहाड़ियाँ है ना सर, हियर द विंध्या माउंटेन्स आर देयर। तो उसके बाद फिर वो साउथ में जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। और ये वाले रीजन को कैप्चर करना, आज के कर्नाटका वाले रीजन को, थोड़ा नीचे उतरो तमिलनाडु वाला रीजन आएगा सर, ठीक है, जहां से रिसोर्सेज काफी अच्छे मिल रहे हैं, जहां से पैसा अच्छा मिल रहा है, रेवेन्यू अच्छी मिल रही है, तो वो कलिंग के थ्रू ही हो सकता है। दूसरा क्या है कि उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आना चाहिए सर, ठीक है। सो द सेकंड रीजन वाज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। समझे कि नहीं समझे? कि कोई भी मजबूत राजा होता है उसका एक टारगेट ये होता है कि भाई मेरे आजू बाजू के जो राज्य है वो मेरे सीधे एम्पायर के पार्ट होने चाहिए सर, ठीक है। आप देखिए कि अमेरिका अपने आजू बाजू के जितने भी स्टेट्स है उनको अपने ताबे में लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उनको पता है कि इट शुड बी अंडर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना। आप अपने आप को हेजेमनी के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहते हो। अशोक तो अपने आप को चक्रवर्ती कहता है, अशोक अपने आप को सम्राट के रूप में कहता है सर, ठीक है। तो जब भी कोई राजा अपने आप को चक्रवर्ती कहता है, सम्राट के रूप में कंसीडर करता है, तो उनका आपको प्रोमिनेंस तो दिखेगा ना सर, ठीक है, उनका आपको इंपॉर्टेंस भी दिखेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो कहानी यही चलती है अशोक के समय पे कि व्हेन वी सी द अशोकास पॉलिसी, और जब हम लोग अशोक को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो उसके कलिंग का एनेक्सेशन उसके लिए बहुत जरूरी था। इनफैक्ट आफ्टर कलिंग ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म सर, ठीक है। तो उसके बाद वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया अशोक, और फिर उसने देखा कि यार इतने बड़े एम्पायर को चलाना पॉलिटिकली बहुत बड़ा एक जोखम है, पॉलिटिकली उसके लिए एक बहुत बड़ा इशू भी क्रिएट हो सकता है, रिवॉल्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये एम्पायर को चलाने के लिए अशोक ने अपनी एक एथिकल वे ऑफ पॉलिसी लेके आया सर, ठीक है। तो वी सी दैट द एम्पायर बिल्डिंग एंड द एम्पायर एक्सपांशन में हमको पता चलता है कि अशोक ने अपनी धम्म को प्रपोर्ट करना शुरू कर दिया सर, ठीक है। और ये जो अशोकास धम्म जो था उसका जो मैसेज था, वो मैसेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए सर, ठीक है, उसने इंस्क्रिप्शंस का जन्म दिया सर। इंस्क्रिप्शंस का मतलब मैंने आपको बताया कि हार्ड सरफेस के ऊपर लिखने वाली जो कहानी है उसे इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। ये इंस्क्रिप्शंस में उसने स्टोन इंस्क्रिप्शंस यूज किए,
उसने मतलब स्टोन या रॉक इंस्क्रिप्शंस यूज किए या पिलर इंस्क्रिप्शंस देखोगे, कुछ कुछ जगहों के ऊपर केव इंस्क्रिप्शंस भी हमको दिख जाएंगे। तो इन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर अशोक ने अपना मैसेज चिपकाया, लोगों को बताया कि क्या सही क्या गलत है और लोगों को क्या करना चाहिए। तो धम्म जो है, ये धम्म के बारे में याद रखिएगा कि इट वॉज एन एथिकल वे ऑफ लाइफ सर, ठीक है। ये क्या बताता है, ये वे ऑफ लाइफ को दर्शाता है, ये बताता है कि लोगों को क्या कार्य करना चाहिए, व्हाट शुड अ पर्सन डू सर, ठीक है। तो इट वॉज मोर ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग कह सकते हैं, जो कॉमन मैन के लिए बहुत ही मैं कहूंगा कि फायदेकारक था। और कॉमन मैन को बोला गया था कि आप ये से चीजें करिए सर, एक शासक के रूप में प्रियदर्शी आपसे ये चाहता है सर, ठीक है ना। तो अशोक अपने आप को हमेशा प्रियदर्शी कहता था। इन मेजोरिटी ऑफ द इंस्क्रिप्शन जो अशोक ने इशू करवाया है, वो चाहे बड़े रॉक इंस्क्रिप्शन हो या मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन हो या माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन हो, आप देखोगे अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद कि जितने भी इंस्क्रिप्शन है उनके अंदर अशोक ने अपने अपने मैसेजेस को इसी तरह से हाईलाइट करवाया था कि देखिए, एक शासक के रूप में मैं आपसे ये फलानी फलानी चीजें एक्सपेक्ट करता हूं, आपको ये चीजें करनी चाहिए सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, व्हाट डू वी सी ओवर हियर, हमको क्लियर कट एविडेंसेस दिख रहे हैं कि अशोक के यहाँ पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, सोसाइटी के अंदर रिवॉल्ट्स ना हो, सोसाइटी में फ्रिक्शन ना हो, प्रॉब्लम ना हो, उसको आगे चलाने के लिए अशोक ने क्या किया सर, ठीक है ना। वी सी दैट उसने कलिंग को कैप्चर किया और उसके बाद अपना धम्म दे दिया सर, ठीक है। तो उसी को ही अशोक के धम्म के रूप में पहचानते हैं। अशोक का धम्म क्या है, तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर थोड़ी बहुत डिस्कस की थी सर, ठीक है। और आपको बताने की कोशिश की थी कि अशोक ने ज्यादातर जितने भी इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे निकाले हैं, ये इंस्क्रिप्शंस के अंतर्गत उसने अपनी सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल मैसेज को हाईलाइट करवाया सर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि धम्म क्या है, कि अशोक का धम्म खाली बुद्धिज्म नहीं है, ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म अंडर दी लीडरशिप ऑफ उपगुप्त या मोगालीपुत्र टिस्सा के रूप में हम लोग उनको पहचानते हैं सर, ठीक है। तो उपगुप्त करके एक बुद्धिस्ट संत हुआ करते थे, यू माइट बी अवेयर, तो उनकी अध्यक्षता में कन्वर्ट करते हैं एंड देन ही विल बी फॉलोइंग द धम्म सर। अब धम्म के अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई है अशोक के द्वारा सर, ठीक है। तो पहला पॉइंट बोला गया है रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द एल्डर्स। अब देखिए इसका रेलेवेंस है कि नहीं है, हमने आपको पिछले क्लास के अंदर भी बताया था कि अशोक के धम्म की रेलेवेंस आपको पूछेगा और डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है कि अशोकन पॉलिसीज, इवन आप समझने की कोशिश करिए, हमारे पुराने मतलब अभी के नहीं बट जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी साहब, प्रणब मुखर्जी साहब जब रिटायर हो रहे थे ना, सो व्हेन ही वाज, उनका 5 ईयर का टर्म खत्म हो गया, तो व्हेन हिज टर्म वाज एंडिंग ऑन द लास्ट डे, ऑन द ईव ऑफ द लास्ट डे, उनका जो आखिर का दिन था एज अ प्रेसिडेंट, तो उन्होंने एक मैसेज नेशन को दिया था, मतलब कंट्री को दिया था। वो जो मैसेज दिया था उसमें भी उन्होंने अशोक के धम्म को याद किया था। इवन 2017 की बात है ये, जब प्रणब साहब रिटायर हुए थे, तभी इनफैक्ट हमको पता चलता है कि ही इज ऑल्सो हाईलाइटिंग द केस ऑफ अशोक धम्म। तो अशोक के धम्म का आपको प्रोमिनेंस पता होना चाहिए कि भाई ये रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर को बताता है, ये बताता है कि वी शुड बी जनरस टुवर्ड्स दी पर्सन्स हु रिनाउंस द वर्ल्डली लाइफ और द ब्राह्मण्स, क्योंकि ब्राह्मण उस टाइम पे सांसारिक जीवन छोड़ के संन्यास ले लेते हैं। ट्रीटिंग स्लेव्स लाइक सर्वेंट्स काइंडली एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स एंड अदर ट्रेडिशंस अदर देन ओन, है ना, अपने खुद के धर्म के सिवाय दूसरे संप्रदाय को भी मानपूर्वक आप उसको ट्रीट करिए सर, ठीक है। तो ये जो पूरी मैसेज अशोक ने देने की कोशिश की है, इसके द्वारा अशोक अपने एम्पायर को चलाना चाहता था। अशोक अपने एम्पायर को एकदम मैं कहूंगा कि अच्छी तरह से बांध के रखना चाहता था, क्योंकि अशोक को पता था, इवन अशोक न्यू कि अगर वो एम्पायर को पॉलिटिकल और रूथलेस वे के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो दिस विल क्रिएट मोर एंड मोर ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम द मासेस एंड दिस माइट आल्सो रिजल्ट इनटू सम काइंड ऑफ रिवॉल्ट। तो अशोक इन सब बेसिस के ऊपर से, इन सब चीज़ों के बेसिस के ऊपर से हम लोग अशोक को जब स्टडी करते हैं तो हमको आराम से चीज़ें समझ में आ रही है कि अशोक यहाँ पे एक कोड ऑफ कंडक्ट देने की बात कर रहा है। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है सर, ठीक है, कि अशोक का जो धम्म था क्या वॉज इट अ न्यू रिलीजन, समझ में आ रहा है आपको सर, ठीक है। आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वॉज अशोकास धम्म न्यू रिलीजन, क्या ये नया धर्म के हिसाब से था सर, ठीक है। तो हम कहेंगे कि नो, इट वॉज नॉट अ न्यू रिलीजन। Was it, I would say, Buddhism? Was Ashoka's Dhamma was part of Buddhism? तो हम कहेंगे कि no, it was not part of Buddhism. It had the message of all the philosophical ideologies that were existing, mainly dominated by Buddhism, sir. ठीक है, अशोक का धम्म एक ऐसा धम्म है जिसने और भी संप्रदायों और भी विचारधाराओं को उसके अंदर कैद किया था, बट उसके अंदर उसने एक चीज का ध्यान रखा कि मैं बुद्धा के पास से, क्योंकि बुद्ध के
जो शरण में अशोक चला गया था आफ्टर द कलिंग वॉर, उसको अचानक से ये एहसास हुआ कि मेरे साथ बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने इतने सारे लोगों का कत्लेआम किया, क्योंकि कलिंग में बहुत बड़ा स्लॉटरिंग हुआ है। तो उसके बाद उसने अपना धम्म देने की कोशिश की और लोगों को एक प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ बताया। इससे दो फायदे हुए सर, ठीक है। एक तो विद्रोह कम हो रहे हैं, होते थे, पर लोगों को पता है कि हमारे बादशाह, हमारे एम्परर, हमारे जो सम्राट है, चक्रवर्तीन है, चक्रवर्तीन समझ में आता है सर, ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो रूलर है वो हमारे लिए बहुत कार्य कर रहे हैं और हमारा जो विचार है उनके साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं सर, ठीक है। तो ये इंस्क्रिप्शंस के थ्रू अशोक ने ये सब अपने धर्म को प्रोपोगेट करते हुए लोगों को मोटिवेट किया और बेसिकली अपने आप को प्रियदर्शी के रूप में हाईलाइट किया। प्रियदर्शी मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बता दिया है कि अशोक ने अपने जितने भी इंस्क्रिप्शंस इश्यू किए वहां पे अपने आप को प्रियदर्शी ही कहा। कहानी ये चलती है कि जब प्रिंसेप जैसे इनफैक्ट है ना ऑफिशियल्स आए जिन्होंने आइडेंटिफाई करके बताया कि ये जो प्रियदर्शी है वही अपना अशोक है और कोई नहीं है सर, ठीक है। तो लोगों को पहले पता नहीं था कि प्रियदर्शी कौन है सर, ठीक है। तो इस तरह से मौर्यस का फाउंडेशन हुआ और इस तरह से मौर्यस की डेवलपमेंट आगे चली सर, ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंतर्गत। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अशोक के द्वारा या मौर्यस के द्वारा जो एम्पायर बना था उसको कैसे चलाया गया है, हाउ दी एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन वाज डन सर, ठीक है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। आप कोई भी एम्पायर बिल्डिंग करते हो तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत टफ होता है और उसके एम्पायर बिल्डिंग के अंतर्गत आपको ये देखना पड़ता है कि यार इतने साल तक आप अपने आप को सर्वाइव कर रहे हो, इट्स अ ह्यूज थिंग सर, है ना। क्योंकि आप पकड़ने की कोशिश करिए सर, है ना, 325 बीसी से लेके करीबन आप पकड़ने की कोशिश करोगे 185 बीसी तक सर, ठीक है। इतने पीरियड के अंतर्गत वी फाइंड द मौर्यस वर बिल्डिंग द एम्पायर सर, ठीक है। इतने पीरियड के अंतर्गत द मौर्यस वर बिल्डिंग द एम्पायर सर, ठीक है। इतना बड़ा एम्पायर चलाना कोई छोटी मोटी बात थी? हमको कहाँ से नॉलेज मिला कि इनका एम्पायर कैसे चलता था? तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था सर, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में मौर्यस में सबसे बड़ा सोर्स जो है वो दो है सर, ठीक है। एक तो मेगास्थनीज की इंडिका, वो लिमिटेड नॉलेज हमको देता है, पर तो भी हम कह सकते हैं कि इंडिका के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी गई है जो मौर्यन एम्पायर के बारे में हमको नॉलेज देती है। खास करके पाटलिपुत्र के प्रशासन के अंतर्गत पाटलिपुत्र का विकास कैसे हुआ, पाटलिपुत्र में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसे पाटलिपुत्र को गवर्न किया जाता था, राजा क्या करता था, वो सब चीजें। सबसे बड़ा सोर्स आपको इसके अंदर से दिखेगा वो है अर्थशास्त्र सर, ठीक है। अब अर्थशास्त्र के बारे में आपको कल के क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ा दिया है सर, है ना। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज अर्थशास्त्र ऑल अबाउट। और मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि अर्थशास्त्र एक ऐसी किताब है जिसके बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करता था। क्योंकि कौटिल्य ने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया था, इट वॉज बुक ऑफ 15 सेट्स, मतलब 15 अलग अलग वॉल्यूम के अंदर ये किताब दिखेगी सर, है ना, कोई एक किताब नहीं है। और ये संस्कृत में लिखी गई थी बाय कौटिल्य और चाणक्य या विष्णुगुप्त के बारे में सर, ठीक है। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि चाणक्य और विष्णुगुप्त और कौटिल्य अलग अलग पर्सनालिटीज थे, इसमें लेटर चैप्टर एडिशन हुए, तो इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज है, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू द कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ दैट। हम यहाँ पे हमारे मेन टॉपिक के ऊपर रहेंगे कि अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता क्या है सर, ठीक है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमको पता चलता है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत 2-3 प्रश्न आते हैं। एक तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था सर, ठीक है। दूसरा आएगा आपका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। प्रोविंशियल का मतलब क्या है कि इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है सर, है ना, गुजरात से लेके आज के मॉडर्न डे अफगानिस्तान का आप कैप्चर करके बैठे हो। ये पूरा आर्यवर्त का रीजन है, नॉर्थ इंडिया वाला। नीचे साउथ में आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो कावेरी तक इनका साम्राज्य चल रहा है सर, ऑलमोस्ट कावेरी तक आपको इनका साम्राज्य दिखेगा सर, ठीक है। कावेरी के नीचे आपको मौर्यस नहीं दिखेंगे, वहां पे आपको 3 डायनेस्टीज दिखेंगी। द चेरा, चेरा को ही केरला पुत्र कहते हैं। द चोलास जो साउथ के अंदर संगम पीरियड में डेवलप हो रहे थे, और तीसरे पांड्यास, है ना, तो पांड्यास ऑफ मदुराई। तो खैर ये तीनों की कहानी आपको यहां से देखेगी मौर्यस के अंतर्गत सर, ठीक है। तो वी फाइंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वेरी प्रोमिनेंट, सेकेंडली द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा इनका हमको मिलता है वो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल मतलब पाटलिपुत्र को कैसे चलाया गया है सर, ठीक है, पूरा का पूरा कंट्री को कैसे चलाया गया है सर, ठीक है। तो अर्थशास्त्र हमको काफी नॉलेज देता है। इसके सिवा एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हमको अशोक के इंस्क्रिप्शंस भी मिल जाते हैं, अशोकन इंस्क्रिप्शंस भी मिलेंगे। ये इंस्क्रिप्शंस के अंतर्गत अशोक की कुछ कुछ रेवेन्यू पॉलिसीज के बारे में भी पता चलता है। जैसे आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये रुमेंडी है सर, ये रुमेंडी के अंदर लुम्बिनी के रूप से पहचाना गया। और मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि यहाँ पे अशोक ने क्या हाईलाइट करवाया है, अपने ऑफिशियल्स को कहा है कि दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुधा एंड बीइंग अ बर्थ प्लेस ऑफ बुधा, यहाँ पे टैक्सेस नहीं कलेक्ट करना है सर, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको मौर्यस के बारे में हमको बताती है कि इतना बड़ा एम्पायर बनाया इन्होंने, करीबन बहुत लंबे समय तक चलाया। मतलब आप पकड़ के चले 25
प्लस 100 प्लस 15, मतलब आप पकड़ोगे तो नई नई करके 140 से 150 साल तक इनका पूरा का पूरा शासन चलता है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का अपना रोल तो रहा होगा सर, ठीक है। तो 3-4 चीजें याद रखिएगा सर, है ना। मौर्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, उसमें एनसीईआरटी क्या लिखती है, ये लिखता है कि देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर सर, ठीक है। द कैपिटल बीइंग एट पाटलिपुत्रा। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पाटलिपुत्रा से इनका शासन चलता था, क्योंकि यहाँ से ही राजधानी थी सर, है ना। अब अशोक जो है वो पहले पाटलिपुत्र में रूल नहीं करता था। एक्चुअली अशोक वाज द गवर्नर एट उज्जैन, उज्जैन मतलब अवंती, एंड लेटर ऑन फिर तक्षशिला में उसको भेजा गया जब एक बार विद्रोह हो गया, और फिर वहां से वो वापिस आया। फाइनली बिंदुसार आजीविका संप्रदाय के अंदर चले गए, और आजीविका के अंदर जब वो चले गए तो फिर अशोक अपने आप को एस्टेब्लिश करेगा सर, ठीक है ना। तो कहानी ये है कि पाटलिपुत्र जो है, ये पाटलिपुत्र के यहाँ पे इनका कैपिटल था, पहला पॉइंट तो सर, ठीक है। पर पाटलिपुत्र एकमात्र राजधानी नहीं थी, दे हैड प्रोविंशियल कैपिटल्स। अब आप देखिए आज के भारत की तरह आपको इसका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मौर्यज में भी आपको 4 राज्य दिखेंगे सर, जैसे आज हम लोग 28 स्टेट्स के साथ अपना गवर्नेंस को चला रहे हैं, वैसे ही आपको मौर्यन एम्पायर के अंदर दिखेगा सर, ठीक है। सो वी फाइंड कि ये मैप के अंतर्गत वी गेट वेरी इंस्टेंसेस कि यहाँ बहुत सारे आपको मेन सेंटर्स दिखेंगे सर, ठीक है। सो पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि दिस वॉज द कैपिटल, एंड देयर वर 4 प्रोविंसेस। इसके अंदर क्या थे, 4 राज्य हुआ करते थे, और इनके भी आपको कैपिटल दिखेंगे सर, ठीक है ना। सो यू विल फाइंड द 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स इन दिस रीजन। यही पीरियड के अंदर आपको क्या दिखेगा, 4 प्रोविंशियल, या इनफैक्ट हमको राजधानी दिखेगी इसके अंदर से सर, ठीक है। तो हम लोग जब ये प्रोविंशियल कैपिटल्स को देखते हैं, व्हेन वी सी द प्रोविंशियल कैपिटल्स इन दिस रीजन, हमको कहाँ कहाँ पे इनका इंपॉर्टेंस दिखेगा याद रखिएगा सर, ठीक है। तो वी सी दैट एक तो यहाँ पे उज्जैन वाला जो रीजन है ना सर, अवंती, यहां से इनका एक मुख्य मथक चलता था सर, ठीक है। दूसरा आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ तोशाली करके रीजन दिखेगा सर, ठीक है, उड़ीसा वाले रीजन के अंदर से, वहां से इनका एक मुख्य मथक चलता था सर, ठीक है। तीसरा नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपको तक्षशिला का इंपॉर्टेंस दिखेगा, दिख रहा है आपको सर यहाँ पे, ठीक है। एंड वी ऑल्सो फाइंड द मौर्यन सेंटर्स were also included in South India called as the सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी का मतलब ये है बेसिकली, ये जो आज का कर्नाटक वाला जो रीजन है, यहाँ से इनका इनफैक्ट डेवलपमेंट चलेगा सर, है ना। क्योंकि ये सुवर्णगिरी मतलब आज का कोलार वाला रीजन सर, है ना, क्योंकि जहाँ से गोल्डन माउंटेन्स, इसका नाम ही है सुवर्णगिरी। सुवर्ण का मतलब क्या होता है साहब, है ना, तो हम लोग सारी भाषा में गोल्ड के साथ जोड़ते हैं। तो मौर्यस के अंतर्गत इनके 4 प्रोविंशियल सेंटर हुआ करते थे। पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल, याद रखेगा, ये 2, 3 और 4 सर, ठीक है। अब इससे मुझे आपको समझाना क्या है, इससे मुझे आपको यह समझाना है कि इससे हमको पता चलता है कि मौर्यज ने अलग अलग गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट की थी, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट को चलाना, साम्राज्य को चलाना कोई छोटी बात तो थी नहीं, और अगर छोटी बात नहीं है तो फिर यहाँ पे गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट होगी। अब ये चारों के चारों सेंटर के अंदर गवर्नर कौन जाएगा, तो आपको पता चलेगा कुमार अमात्यस को अपॉइंट किया जाता था सर, ठीक है। सो वी फाइंड कि द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हेन वी सी द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, तो पहली पॉइंट हम लोग को पता चलती है कि पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल, एंड पाटलिपुत्र के नीचे की साइड में हम लोग जब देखेंगे तो आपको 4 रीजनल सेंटर्स दिखेंगे। यू विल फाइंड 4 रीजनल सेंटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी तोशाली, तोशाली इज इन आई वुड से उड़ीसा। सेकंड विल बी उज्जैन, जो अवंती वाला रीजन है वो। तीसरा आप देखोगे तो आपको तक्षशिला दिखेगा, और चौथा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको मिलता है सुवर्णगिरी सर, ठीक है। सुवर्णगिरी इनफैक्ट जो साउथ इंडिया के अंदर आया हुआ है सर, ठीक है ना। तो ये चारों के चारों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। यू शुड नो 4 पॉइंट्स जो इनफैक्ट है ना मौर्यस के अंतर्गत चीजें चलती है, और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी की पूरी तरह से गवर्न करवाया जाता है सर, ठीक है। ज्यादातर मौर्यन स्टेट्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं व्हेन वी ट्राई टू सी द मौर्यन स्टेट्स दैट इवॉल्व्ड। यहाँ पे जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हुआ करते थे, ये प्रोविंशियल कैपिटल्स का कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोविंशियल कैपिटल्स के आधारित ही हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट होती थी, और गवर्नर्स के अंदर किसको अपॉइंट करते थे, कुमार अमात्यस को। याद रखिएगा कुमार अमात्यस कौन थे सर, ठीक है। तो ये एक्चुअली सिविल सर्वेंट्स हुआ करते थे। जनरली कुमार अमात्यस के अंतर्गत आपको रॉयल फैमिली के लोग भी दिखेंगे सर, ठीक है ना। तो इन मेनी ऑफ द स्टेट्स विल फाइंड द कुमार अमात्यस विल बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर। रॉयल फैमिली के लोग मतलब अशोक के भाई भतीजे भांजे वाले जो भी लोग होंगे सर, ठीक है, उन सबको फैमिली मेंबर्स को कहीं ना कहीं सेट किया जाता। तो इससे 2 चीजें होती थी, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पकड़ रहती है कि राजा को सब कुछ पता चल रहा है पाटलिपुत्र के अंतर्गत सर, ठीक है, कि द किंग इज नोइंग एवरीथिंग कि व्हाट इज हैपनिंग इन द एम्पायर। दूसरी पॉइंट हम लोग को यहाँ से क्या देखने को मिलेगी
एनी काइंड ऑफ रिवॉल्ट विल नॉट टेक प्लेस, मतलब रिवॉल्ट होगा तो भी उसको आप दबाने की कोशिश कर दोगे सर, ठीक है। तो एक डिसेंट्रलाइज, मतलब हम लोग सेंट्रलाइज एस्पेक्ट तो नहीं कहेंगे, बट काइंड ऑफ मिक्स मैच एस्पेक्ट के आधारित इनका पूरा का पूरा शासन हमको देखने को मिलता रहता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो वी सी दैट ये जितने भी 4 स्टेट्स है इनके, वो हमको कहाँ से पता चलते हैं, वी कम टू नो अबाउट दी अशोकन इंस्क्रिप्शंस। तो अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शंस के अंतर्गत ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस उसने डाले हैं, रॉक इंस्क्रिप्शंस डाले हैं, उसमें ये मैसेज को हाईलाइट किया है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए, कौन से इंसान, कौन से ऑफिशियल्स को यहाँ पे अपॉइंट करना है सर, ठीक है। अब कहानी क्या चलती है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पॉइंट सर, ठीक है। वी सी दैट अशोक ने जो पूरे के पूरे 4 कैपिटल्स बनाए हैं, ये 4 कैपिटल से 2-3 प्रभाव मिलेंगे। पहला तो आप देखोगे तो तक्षशिला को अपनाने की कोशिश की है। तक्षशिला एक ऐसा प्रदेश था दैट वाज द एंट्री गेट टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट सर, ठीक है। तो इससे आपको बहुत क्लियर कट पॉइंट दिख रहा है कि आज का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री है उसको गवर्नेंस के लिए तक्षशिला के चलाया, जो वेस्टर्न पार्ट है उसको अवंती से चलाया, जो ईस्टर्न पार्ट है सर, है ना, उसको आपने तोशाली से चलाया, और साउदर्न पार्ट है वो सुवर्णगिरी से चलाया। तो सादी भाषा के अंतर्गत टू रन दी एडमिनिस्ट्रेशन, राजा खुद पाटलिपुत्र में बैठ रहा है और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह के ऊपर अपने ऑफिशियल्स को, अपने मैं कहूंगा कि गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट के द्वारा सिस्टम को उसने चलाने की कोशिश की है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इनका पॉइंट आपको पहले तो क्लियर हो जाना चाहिए कि इनके इंस्क्रिप्शंस के अंतर्गत अशोक ने इनफैक्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से लेके आज के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल सब रीजन्स के अंदर अपना प्रभाव डालने की कोशिश की है और यहाँ पे अपने इंस्क्रिप्शंस इश्यू कराया सर, ठीक है। तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंगली प्रश्न पूछा गया है सर, ठीक है। कुड दिस वास्ट एम्पायर हैव हैड अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, क्या इतने बड़े साम्राज्य के अंदर ये जो चारों के चारों इनके प्रोविंशियल कैपिटल्स थे, इनके यहाँ पे एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन था? तो याद रखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेस बनता है वो अर्थशास्त्र के अंदर बनेगा, क्योंकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें कौटिल्य प्रिस्क्राइब करके गए थे, पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में या जो स्थानिक प्रकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें बहुत सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज थी। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस, वहाँ की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के ऊपर से इनफैक्ट, है ना, बेसिस हुआ करती थी, और इसके कारण ही हिस्ट्री के अंदर भी ये चीज़ बोलते हैं मौर्य का एम्पायर और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, बट आपको यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं दिखेगा। यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे साम्राज्य के अंदर एक ही प्रकार की गवर्नेंस पॉलिसीज नहीं दिखेगी, उसमें छोटा मोटा चेंजेस होंगे, उसमें कहीं ना कहीं 19-20 दिखेगा। 19-20 समझ में आता है आपको सर, ठीक है। कि जैसे तोशाली का जो गवर्नेंस है उसमें कुछ थोड़ी प्रकार की वेरिएशन अशोक ने दी होगी, या आप पकड़ने की कोशिश करोगे तक्षशिला का गवर्नेंस है उसमें वेरिएशन दी होगी। इनफैक्ट इंस्क्रिप्शंस के अंदर भी आपको कितना डिफरेंस दिखता है। अशोक ने 2 चीजें यूज की है टू रन दी एडमिनिस्ट्रेशन। अशोक ने इंस्क्रिप्शन में अपने मैसेज छोड़े थे। अशोक ने जो इंस्क्रिप्शंस के अंदर भी अपने मैसेज कन्वे कराए हैं ना सर, ठीक है, वो इंस्क्रिप्शंस के अंदर भी उसने ये ध्यान रखा है कि भाई मैं एक ही प्रकार की यूनिफॉर्म लैंग्वेज का यूज ना करूं सर, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूं क्योंकि ये कमेंट सेक्शन के अंदर प्रश्न था। अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शंस है उसमें आपको अलग अलग भाषा दिखेगी सर, क्योंकि ही न्यू कि अगर मुझे शासन चलाना है तो मुझे यहाँ पे अपनी लैंग्वेज के अंदर और वहां के कॉमन मैन की लैंग्वेज के अंदर उसको कन्वे करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो उसने क्या किया कि टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, खास करके नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री सर, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तक्षशिला वाले रीजन के अंदर चलाना है, तो वहां पे वो प्राकृत भाषा का उपयोग कम करता है। अशोक को एक चीज पता है कि यहाँ जो रहने वाली पॉपुलेशन है वो मेरे लोग नहीं है, मतलब मूलतः से भारत के मूल के लोग थे, पर इसमें कुछ कुछ विदेशी भी थे। वो विदेशियों को भी अशोक को अपनी मैसेज कन्वे करानी थी। तो अशोक क्या करेगा, व्हाट अशोक विल डू, अशोक विल यूज द लैंग्वेज ऑफ, आई वुड से, दी अरामिक लैंग्वेज सर, ठीक है। सो अरामिक लैंग्वेज का उपयोग करता है सर। अब ये अरामिक लैंग्वेज कौन लेके आया था, तो अरामिक एक भाषा है जो ईरानी लोग लेके आए, पर्शियंस। सो यू माइट बी अवेयर अबाउट द पर्शियंस। तो अरामिक लैंग्वेज जो है ये अरमाइक के रूप में पहचानते हैं सर, ये पर्शियंस लेके आते हैं, और इसके लिए एक स्क्रिप्ट यूज होती है जिसे हम लोग कहते हैं खरोस्ती स्क्रिप्ट, है ना। कौन सी स्क्रिप्ट, खरोस्ती स्क्रिप्ट, है ना। तो ये जो अरामिक लैंग्वेज और खरोस्ती स्क्रिप्ट है वो आपको कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस के अंदर दिखेगी सर, ठीक है, खास करके नॉर्थ वेस्ट के अंदर। उसी तौर के ऊपर हमको देखने को मिलेगा कि कुछ कुछ विस्तारों में उसने ग्रीक लैंग्वेज का उपयोग किया है। तो ग्रीक लैंग्वेज क्यों, क्योंकि यही रीजन में सेलेकस निकोटर था, उसके भांजे भतीजे थे, मतलब उन्हीं की डायनेस्टी के लोग थे, इंडो ग्रीक्स, तो उनको भी अपनी मैसेज कन्वे करवानी थी। तो वो प्राकृत भाषा के अंदर करता तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि कॉमन मैन उसको ना समझे। तो अशोक ने एक चीज का ध्यान रखना है कि एम्पायर बिल्डिंग के अंतर्गत अगर यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रखी होती तो पूरे की पूरी सिस्टम टूट जाती।
उसको एग्जाम्पल के रूप में उसको पता है कि इवन लैंग्वेज उसने जो यूज की है वो भी अलग है सर. Language also differs from places to places. In the northwest part of the country, he has used two languages, Aramic and the Greek language. The script is Kharosti. Getting my point or not? The same applies over here. यहाँ पे उसने प्राकृत भाषा का उपयोग किया है. कौन सी? प्राकृत लैंग्वेज का उपयोग किया है, याद रखेगा. एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट का उपयोग किया है. अब आप में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे, सर ये स्क्रिप्ट और लैंग्वेज के बीच में अंतर क्या है सर? ये दोनों एक होता है कि नहीं होता है? अब एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा था, तो उसका जवाब दे देता हूं सर. ठीक है, तो याद रखेगा कि आप जिसे भाषा के रूप में, जैसे आज की तारीख में आप देखो सर, ठीक है ना, कि व्हाट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ सर, है ना. जैसे मैं कहूंगा कि आप कैसे हो, है ना, आप कैसे हो. सो अगर आप इसको आइडेंटिफाई करोगे तो इसमें कौन सी भाषा यूज की गई है? द लैंग्वेज इज हिंदी. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बट द स्क्रिप्ट आप देखोगे तो अंग्रेजी की है, रोमन स्क्रिप्ट यूज की है हमने. गेटिंग माय पॉइंट, है ना. तो ऐसी ही कंडीशन आपको स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में दिखेगी. द मैसेज विल बी सेम. आप नॉर्थ वेस्ट के अंदर मैसेज दे रहे हो, या गुजरात में कहीं पे मैसेज दे रहे हो, या साउथ इंडिया में दे रहे हो, या नॉर्थ इंडिया में दे रहे हो, उड़ीसा में दे रहे हो, मैसेज जो है, आपकी जो इंटरप्रिटेशन है वो सेम रहेगी, पर भाषा अलग है और लिपि अलग है. अब ये क्यों किया है अशोक ने? क्योंकि अशोक को पता है वन लैंग्वेज, वन एडमिनिस्ट्रेशन will not be able to help in the long run. आप एक भाषा की उपयोग करके जब शासन चलाने की कोशिश करोगे, एक ही भाषा, एक ही धर्म का उसने उपयोग किया. अशोक के धम्म का उसने अच्छी तरह से उपयोग किया. एंड अशोक ने अपने धम्म के थ्रू लोगों को ये कन्वे भी कराया कि हमको कैसे जीना चाहिए सर. ठीक, बट वो धम्म को कन्वे कराने के लिए जो भाषा उपयोग की है उसने बदल दी. क्यों? उसको पता है कि अगर मैं यहाँ पे प्राकृत भाषा का उपयोग करूंगा, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. लिपि स्क्रिप्ट जो होगी वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट होगी. ब्रह्मी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट. मैंने आपको कल के क्लास के अंदर भी बताया था सर. ठीक है, संस्कृत में आज जो स्क्रिप्ट आई है वो तो देवनागरी स्क्रिप्ट है, तो काफी बाद में डेवलप हुई. तो ब्रह्मी के आधारित ही पूरी सिस्टम पहले चलती थी सर, है ना, लिखने की जो काम काज है. इवन तमिल लैंग्वेज जो है ना, वो भी ब्रह्मी के थ्रू ही लिखी गई है. फिर ग्रंथि स्क्रिप्ट आती है तमिल में, है ना. तमिल लैंग्वेज इनिशियली आपको ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन के अंदर दिखेगी. तो भाषा भले तमिल होगी, पर लिपि जो है वो ब्रह्मी है सर. गेटिंग माय पॉइंट? तो कहानी क्या है मूलतः से? अशोक की कहानी ये है कि उसने ये ध्यान रखा है कि भाई जो रियलिटी है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, वो भी वन लैंग्वेज के थ्रू, एक ही प्रकार की पॉलिसीज के थ्रू. नो डाउट 4 अलग अलग प्रोविंशियल कैपिटल्स बनाए, बट यूनिफॉर्मिटी कभी भी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि सबकी पॉलिटिकल कंडीशंस अलग है, सबकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग है सर. गेटिंग मोबाइल? और इसके लिए एनसीईआरटी भी कहता है कि द हिस्टोरियंस हैव इंक्रीजिंगली कम टू रियलाइज दैट दिस इज अनलाइकली. क्या लिखता है एनसीईआरटी? आप देखिए ऊपर की लाइन. हम तो लाइन बाय लाइन कर रहे हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स कर रहे हैं सर. तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स में तो यही डिस्कशन आएगी ना दोस्त. आगे की लाइन क्या लिखेगी? द रीजन्स इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर वाज जस्ट टू डाइवर्स. और लिखता है कि इमेजिन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द हिली टेरेन ऑफ अफगानिस्तान एंड द कोस्ट ऑफ उड़ीसा. हाँ यार, उड़ीसा और अफगानिस्तान में क्या सेम प्रकार की पॉलिसीज यूज कर सकते हो सर? नहीं लिख सकते सर, नहीं आप कंसीडर कर सकते. बट कुछ कुछ कॉमननेस थी, कुछ कुछ रीजनल वेरिएशंस के साथ इन्होंने अलग प्रकार की चीजें बनाई. अब ये पॉइंट मैं आपको क्यों इतना पढ़ाया? ये पॉइंट को पढ़ाने का इंटेंशन ये था कि जब क्वेश्चन बनेगा कि वी फाइंड यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन इन द मौर्यास एंड राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, हमको सब जगह पे यूनिफॉर्मिटी दिखती है, तो आपको पिक्चर क्लियर रहना चाहिए कि इन द मौर्यन एम्पायर वी डू नॉट गेट डायरेक्ट यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज. समझे कि नहीं समझे? आपको यहां से प्रश्न यही आता है कि मौर्य में किस प्रकार की सिस्टम चलती है, शासन चलता है. और मौर्यस के अंतर्गत जब हम लोग बात करते हैं तो आपको ये यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी, आपको थोड़ी बहुत रीजनल वेरिएशंस प्लस माइनस होते हुए दिख जाएंगे सर. गेटिंग माय पॉइंट? तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चलती थी? तो याद रखिएगा कि इनके जो भी मेन कैपिटल एरियाज थे, इनके मेन कैपिटल एरियाज थे, वहां पे इनका स्टेट का कंट्रोल सबसे ज्यादा था. इनफैक्ट अशोक ने जहां जहां पे अपने इंस्क्रिप्शंस डाले हैं, वो इंस्क्रिप्शंस भी हमको दर्शाता है कि यहाँ पे उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल होगा. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरियाज अराउंड द कैपिटल एंड द प्रोविंशियल सेंटर्स. मतलब तोशाली, सुवर्णगिरी, उसके बाद मैंने आपको बताने की कोशिश की उज्जैन एंड तक्षशिला, ये 4 के रीजन के आजू बाजू में, और कैपिटल में कौन सा? पाटलिपुत्र. वहां पे डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल थे. और यही
हर जगह पे होता है सर, ठीक है। आप जितने भी एक्सपांशन देखोगे, बड़े बड़े साम्राज्य देखोगे, उनके यहाँ पे रियलिटी ये होती है कि आप जहाँ से रूल कर रहे हो ना, वहां पे तो कोई वो है ना पत्ता भी नहीं उखाड़ सकता, मतलब इतनी पॉलिटिकली आपको ये चीजें दिखेगी। बट जहाँ पे आप दूर से शासन कर रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि मैं अभी दिल्ली में बैठा हूँ ऊपर, मेरा साम्राज्य केरला तक चलता है, पर केरला में हो सकता है कि देयर माइट बी लोकल रूलर्स जो आपकी अथॉरिटी को स्वीकारेंगे, बट पूर्ण रूप से आपका कंट्रोल वहां पे नहीं होगा। तो दिस इज एवरीवेयर, ये आज के पॉलिटिक्स के अंदर भी लागू होता है ना। आप पूरी इंडिया के अंदर हिस्ट्री में देखने की कोशिश करिए कि जहां जहां एम्पायर बिल्डिंग हुआ है, उसके आजू बाजू जो कैपिटल एरिया, उसके आजू बाजू में पावर कंसंट्रेटेड रहता है। पर कैपिटल से जितना दूर जाओगे ना, यू विल गो अवे फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल, आपकी एक कंसेप्ट दिखेगी सर। सो व्हेन यू गो अवे फ्रॉम द सेंटर, आप जितना सेंटर से दूर जा रहे हो सर, ठीक है, उतना ही हमको पता चल रहा है कि पावर यहाँ पे डिवॉल्व हो रहा है। और ये चीज दर्शाती है कि मॉरियस के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन सब जगह पे सेम नहीं हो सकता। अगर सेम होगा, मतलब यह है कि द मौर्यन एम्पायर हैड कंट्रोल एंड कंप्लीट, आई वुड से, कमांड ओवर द एम्पायर, एंड दे वर द वंस जो पूरी तरह से सिस्टम को चलाते थे सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। इनफैक्ट अशोक ने ये जो रीजनल कैपिटल्स को क्यों यहाँ बनाया, ये भी एक बहुत जटिल प्रश्न है। What was the reason behind the Ashok making the regional capitals? Why 4 places were selected in the form of Toshali, in the form of Avanti या Ujjain, in the form of Takshashila, or in the form of Suvarnagiri? Why not Sanchi was made a regional capital? Why not Koshambi was made a regional capital? Why not Berat? Berat मतलब आज का जयपुर, मत्स्य नगरी। मत्स्य, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, वॉज अ प्लेस जो पूर्ण तरह से इनफैक्ट है ना आपको ये जयपुर वाले रीजन के अंदर दिखेगी सर, ठीक है। एंड इट वाज वन ऑफ द महाजनपदा, जब ये 16 महाजनपद बन रहे थे तो उसमें मत्स्य आपको महाजनपद दिखेगा सर, ठीक है। तो इन सब की कहानी क्या है कि अशोक ने क्यों यही 4 जगह को चुना और कोई और जगह को नहीं चुना। वाई अशोक डिड नॉट चोज एनी अदर प्लेस एंड ओनली फोकस्ड ऑन चूजिंग ऑफ द 4 रिवर्स एंड द 4 प्लेसेस। तो ये चारों का इंपॉर्टेंस आपको दिखेगा। अशोक को पता था कि अगर एम्पायर चलाना है, एक तो डिसेंट्रलाइज चलाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म पॉलिसीज तो सब जगह होगी नहीं, पर मेरे प्रोविंशियल सेंटर्स ऐसी जगह पे मैं क्रिएट करूंगा कि उसके आजू बाजू में हमको आर्थिक रूप से और राजकीय रूप से फायदा मिलना चाहिए। तक्षशिला के अंदर इनफैक्ट उसने अपना एक कैपिटल बनाया, प्रोविंशियल कैपिटल। उसके पीछे का मूल कारण क्या था? व्हाट वाज द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड दैट? द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल एट द तक्षशिला was that only that Takshashila was one of the Mahajanpadas in the ancient period, right from the period of Mahajanpadas. तक्षशिला के अंदर खुद का अपना पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है। तक्षशिला लाइड ऑन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, ये उत्तर पश्चिम के अंदर लागू होता है ये रीजन। एंड बीइंग इट वाज पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, इट वाज द एंट्री गेट टुवर्ड्स इंडिया। सो व्यापार बहुत होता था, सो देयर वाज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। एंड यहाँ से ही फिर आपके खाइबर पास होते हुए जो विदेशी लोग आते थे वो निकल जाते थे हिंदू कुश के थ्रू आगे चलते हुए, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको तक्षशिला के अंदर बहुत दिखेगी। यू विल सी तक्षशिला ये इसी के लिए प्रोमिनेंट था, और तक्षशिला के अंतर्गत अशोक ने इसके लिए रीजनल कैपिटल बनाया सर। उसने कलिंग के अंदर रीजनल कैपिटल बनाया। ये वही कलिंग है जिसको अशोक ने युद्ध करके जीता था, 1.5 लाख लोगों को मारा सर, फिर वहां पे अपना एक प्रोविंशियल कैपिटल बनाया, राज्य बना के। क्यों? क्योंकि कलिंग वॉज द एंट्री पॉइंट टू साउथ इंडिया, मैंने आपको पहले भी बताया। एंड इट हैड ग्रेट कोस्ट लाइन एज वेल, समुद्र किनारा भी अच्छा है, डेल्टा है, रिसोर्सेज काफी अच्छे हैं। आप देखिए उड़ीसा के अंदर कितने प्राकृतिक संशोधन अवेलेबल है। अशोक न्यू कि अगर यहाँ पे मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवानी है तो यहाँ पे मेरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड होना चाहिए। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन द प्रोविंशियल कैपिटल वाज मेड एट दिस रीजन। समझ में आ रहा है आपको कि जहाँ जहाँ पे हम लोग अशोक की एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे या मौर्यस के एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, हमको एक चीज़ बहुत क्लियर कट दिखने की मिल रही है कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रोविंशियल सेंटर्स बन के आ रहे हैं वो एक मैं कहूँगा कि एक सैटेलाइट सेंटर्स के रूप में बनेंगे फ्रॉम पाटलिपुत्र, और उसके आजू बाजू में उनका प्रभाव बहुत होगा, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस। देखिए क्या लिखता है एनसीईआरटी, द सेंटर्स वर केयरफुली चूजन बोथ तक्षशिला एंड उज्जैन बीइंग सिचुएटेड ऑन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स। अब आप देखोगे तो ये दोनों दिखेंगे, उसमें तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, उज्जैन जो है ये गुजरात को कंट्रोल करता है। और उस टाइम पे 2 पोर्ट्स आपको दिखेंगे सर, उस टाइम पे 2 पोर्ट्स आपको दिखेंगे, एक है सोपारा या सुपरका या नाला सोपारा कहते हैं आज के तारीख के अंदर सर। नाला सोपारा के बारे में आपने नाम सुना होगा। नाला सोपारा इज वन ऑफ द सबर्ब्स ऑफ मुंबई एज ऑफ नाउ।
in the ancient India, it used to be one of the ports which was giving access to the western part of the country, and eventually it was connected to the central India via the forest of Chhattisgarh. जबलपुर वाले रीजन से होते हुए ऊपर की तरफ जाओगे, आप पाटलिपुत्र पहुंच जाओगे सर। गुजरात के अंदर ब्रिगकच करके एक पोर्ट दिखेगा। लोथल तो था ही एंशिएंट इंडिया का, पर लोथल अब खत्म हो गया था, क्योंकि लोथल तो हमने वैदिक पीरियड इसमें पढ़ा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। बट यहाँ पे आपको एक पोर्ट दिखेगा जिसका नाम था ब्रिगकच। क्या नाम है? द पोर्ट ऑफ ब्रिगकच। ये रहा, ठीक है। यहाँ नर्मदा नदी आती है, यहां से ही आपको एक पोर्ट दिखेगा, ब्रिगकच। ब्रिगकच या बैरी गाजा, फॉरेनर्स जब आते थे तो इसको बैरी गाजा के रूप में पहचानते थे। तो ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था और यहां से व्यापार होता था एंशिएंट पीरियड के अंदर। अशोक को पता था कि अगर उज्जैन को कैपिटल बनाऊंगा तो ये सब रीजन कंट्रोल में आएगा, नीचे सुवर्णगिरी बनाऊंगा तो रिसोर्सेज ही आ जाएंगे सर। कितने रिसोर्सेज आएंगे? स्मार्ट राजा था अशोक, ऐसे ही थोड़ी हम लोग उसको सम्राट के रूप में पहचानते हैं। तो देखिए 2, 3, 4 पावर सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट करना अलग अलग रीजन्स में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये क्या दर्शाता है? अशोक की अपनी स्मार्टनेस, और इसके द्वारा एम्पायर को कंसोलिडेट किया गया। एम्पायर बनाना कभी कभी आप देखोगे तो बहुत टफ चीज होती है, क्योंकि युद्ध करके विस्तार तो आप जीत लेते हो। आफ्टर फाइटिंग विथ योर एनिमी यू वर एबल टू विन दैट एरिया, बट यू वोंट बी एबल टू कंसोलिडेट द पावर। आप इतिहास के अंदर 2 चीजें समझने की कोशिश करिए। एट टाइम्स आप देखोगे तो आप युद्ध तो जीत जाओगे पर लड़ाई हार जाओगे। समझे कि नहीं समझे? आप युद्ध तो जीत जाओगे पर लड़ाई तो हार जाओगे सर, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपको देखना है कि आप परमानेंटली वहां पे स्थायी हो पाओगे। अमेरिका की हालत देखिए कि क्या हुआ अभी अफगानिस्तान के अंदर। सर 20 साल निकाले, 20 ईयर्स इट हैज बीन। जब 9/11 हुआ और फिर अमेरिका ने डिसाइड किया कि वी आर ऑन अ ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर, एंड बेस्ड ऑन द ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर अमेरिका ने कहा कि हम सबको छिन भिन कर देंगे। सो ये तालिब की सरकार थी वहाँ अफगानिस्तान के अंदर, एंड देन रिवॉल्ट टुक प्लेस एंड इवेंचुअली तालिबान वर टॉपल डाउन। अमेरिका ने तालिबान को टाइम बिंग डिफीट भी किया, बट यू सी दे वर नॉट एबल टू कंसोलिडेट द पावर। सो 20 साल के बाद अमेरिका वहां से विदाई जा रहा है, तालिबान आर वंस अगेन राइजिंग टू पावर। ये आपको सब जगह पे दिखता है, आपकी प्रेजेंस फील करवानी पड़ती है। अगर अमेरिकन इनडायरेक्टली भी यहाँ पे रहेंगे ना, मतलब अपनी प्रेजेंस फील करवाते रहेंगे, तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि ये तालिबान जो है, ये जो फोर्सेस है जो अफगान गवर्नमेंट को टॉपल कर रही है, वो शायद इनफैक्ट अभी भी रुक जाए सर। बट ये आपको सब जगह पे दिखता है। अशोक को एक चीज पता थी कि उड़ीसा को कैप्चर करना और उड़ीसा के ऊपर परमानेंटली रूल करना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। युद्ध करके पराजित कर दिया, विस्तार को अपने अंडर में ले लिया, पर कितने समय तक हमको पैसा कमा के देगा? कितने समय तक हमारा शासन यहाँ पे चल सकता है? कितने पॉइंट तक हम लोग यहाँ पे इसको कंट्रोल कर पाएंगे? कंट्रोल तभी कर पाएंगे जब यहाँ पे हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन जाए, वरना तो हाथ से चला जाएगा, आपको पता नहीं है। सुबह उठोगे ना, साम्राज्य ध्वस्त हो गया होगा, रात को सो के गए होंगे अपने संतरी और मंत्री को। यू विल बी वाइल स्लीपिंग यू विल बी एड्रेसिंग योर मिनिस्टर, जो भी आपकी सेक्रेटरी है, कि मैं सोने जा रहा हूँ, देख लेना साम्राज्य को कुछ होना नहीं चाहिए। सुबह उठे, साम्राज्य का मतलब आपके महल के बाहर वाला विस्तार आपके हद के बाहर चला जाएगा। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आप सुबह उठोगे, आप जेल में बैठे होंगे, कू हो गया होगा आपके सामने, विद्रोह हो गया होगा रातों रात। तो ये तो बहुत सारी कहानी दिखती है। अशोक को ये चीज़ बहुत स्मार्टली पता थी कि भाई ये नहीं होना चाहिए। ये तभी होगा जब हम लोग यहाँ कैपिटल को इस तरह से एस्टैब्लिश करें। ट्रेड का फायदा मिला तो रेवेन्यू राजा को ज़्यादा मिलेगी सर। एम्पायर बिल्डिंग इतना हो रहा है, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हो गया सर। एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से बनाया गया कि पॉलिटिकल कंसोलिडेशन किया गया, और फिर अपने यहाँ पे धर्म को प्रचार करने के लिए यहाँ पे धम्म महामंत्रास को भेजा गया सर। गेटिंग माय पॉइंट? सो अशोक वाज वेरी स्मार्ट। व्हाट ही डिड, उसने जब ये चीज़ें समझने की कोशिश की कि यार अब मुझे मगध को, स्टेट को चलाना है, मैंने साम्राज्य तो विस्तरण कर दिया है, 4 एरियाज के अंदर अपना एक्सपांशन भी कर दिया है, तोशाली इन उड़ीसा एंड सुवर्णगिरी एंड उज्जैन एंड तक्षशिला, यहाँ पे हमारा कंट्रोल भी है, पर वहाँ पे लोगों को अपने फेवर में लाना है। वहाँ से पॉलिटिकल तो हमने एम्बेसडर्स को भेज दिया है कि भाई जाएंगे गवर्नर, और गवर्नर जाके सब कुछ कंट्रोल करेंगे, बट हाउ टू इंक्लूड पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, how to make sure that the people who are staying in that region will always favor you.
आपको ये भी देखना था कि आपके आजू बाजू में जो रहने वाले लोग हैं, ये जो साम्राज्य के अंदर रहने वाले लोग हैं, वहाँ के लोगों की हमको है ना मदद लेनी पड़ेगी, और वो हमारे लिए चुपचाप बैठे रहे या हमारे समर्थक बन जाए। तो वहाँ पे अशोक ने अपने एम्बेसडर्स को भेजा, जिसे हम लोग कहते हैं धम्म महामंतास। क्या कहते हैं? धम्म महामंतास। तो याद रखेगा, अशोकास धम्मा वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। आपको किताब में दिया नहीं है, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि अशोक के धम्म का एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। और ये पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का इंपॉर्टेंस क्या है सर, है ना, आप समझने की कोशिश करिए। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अशोकास धम्मा। अशोक के धम्म का आपको राजकीय प्रासंगिकता दिखेगी, राजकीय उपयोग दिखेगा सर। जहां अशोक को पता है कि ये जो नए नए कैप्चर एरियाज है, जो साम्राज्य विस्तरण किया है, ये विस्तरण वाले एरिया के अंतर्गत मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे सामने कोई बगावत ना हो जाए। यहाँ पे मैं अपने ऑफिशियल्स को भेजूंगा, बट वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनको साइकोलॉजिकली और आइडियोलॉजिकली मेरे फेवर में ला दूं। और वहाँ पे अशोक ने क्या किया? अशोकास धम्मा को प्रोपोगेट किया। कैसे किया? तो वाया इंस्क्रिप्शंस। तो एम्पायर बिल्डिंग के अंतर्गत अशोक ने क्या किया? ये सब इंस्क्रिप्शन पे मैसेज चिपकाए। और मैसेज में क्या लिखता था? माता पिता की सेवा करो, गरीब और आपके नीचे आने वाले जो गुलाम वर्ग है, आपके नौकर हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। समझे कि नहीं समझे? नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सहनशीलता रखो, अपने धर्म संप्रदाय का भला करो पर दूसरों को अपमानित ना करो। नेवर इंसल्ट द अदर पीपल बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन एंड अदर कम्युनिटीज। गेटिंग माय पॉइंट? अशोक ये सब चीजें लिख रहा है। अशोक हाईलाइट कर रहा है कि यहाँ पे हमको शांतिप्रिय रूप से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। और ये अशोका धम्म वाया इंस्क्रिप्शन, और इसके लिए ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया। और ऑफिशियल्स को क्या कहा गया? धम्म महामंतास। धम्म महामंतास, महामंता का मतलब है महामंत्री। ये धम्म महामंतास को पूरे भारत में और भारत के बाहर अशोक के विचार को पॉपुलराइज करने के लिए भेजा गया। बोले जाओ, सम्राट ने कहा है कि उसका मैसेज कन्वे करो। तो जहां जहां अशोक के ऑफिशियल्स जाएंगे, जहां जहां अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शंस पढ़ाए हैं, इन सब के बेसिस के ऊपर से क्या हम लोग ये मान सकते हैं दो चीज़ों को? पहली चीज़ तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, कल्चरल कोहेजन होगा। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक रूप से सब एक होंगे, क्योंकि अशोक ने अपनी फिलॉसफी के अंदर लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश की। गेटिंग माय पॉइंट? अशोक ट्राइड टू इंक्लूड द पीपल इन हिज ओन फिलॉसफी, दैट इज अशोकास धम्मा। बहुत लंबा टॉपिक है भाई अशोक का धम्मा। आप ऑप्शन में आओगे 1.5-2 घंटा खाली अशोक के धम्म के बारे में बोलूंगा। I'll give you various dimensions on अशोकास धम्मा। इतना बड़ा ऑप्शनल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली हिस्ट्री में डेट्स आती ही नहीं है ठीक है, आप हिस्ट्री ऑप्शनल में जो डेट वाला कंसेप्ट आप याद रखते हो ना प्रीलिम्स, बोले सर डेट्स याद नहीं रहती, सर इवेंट्स याद नहीं रहती। अरे भाई इवेंट्स को नहीं पढ़ना होता है, इवेंट्स का एनालिसिस करना होता है। अशोक पावर के ऊपर आया और अशोक की पॉलिसीज कैसी रहती है वो हमारे लिए ज्यादा प्रासंगिक है कंपेयर टू अशोक ने फलाने दिन संतरा खाया था और दूसरे दिन उसने एप्पल खाया था, तीसरे दिन उसने मैंगो खाई थी। ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर वो तो लिखा भी नहीं है, बट मोटे मोटे तौर के ऊपर आप समझने की कोशिश करिए कि इतिहास को आप कैसे देखते हो। हाउ यू सी हिस्ट्री मैटर्स द मोस्ट, एंड व्हेन यू सी हिस्ट्री इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत धम्म का उपयोग किया गया है। ये धम्म के अंतर्गत इंस्क्रिप्शन ऐसी जगह के ऊपर डाले गए जहां कॉमन मैन आते जाते पढ़ता होगा, अरे हाँ यहाँ तो राजा ने क्या लिखा है? बोले राजा लिखता है प्रियदर्शी अपने आप। बोले और क्या लिखा है? बोले राजा लिखता है कि लोगों को आसपास में भाईचारा बना के रहना चाहिए। बोले बढ़िया राजा है। बोले और क्या लिखा है? बोले राजा ने लिखा है कि यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बोले बहुत बढ़िया है। क्या लिखा है? बोले नॉन वायलेंस। बोले क्या बात है सर, है ना, राजा खुद बोलता है अहिंसा। हाँ, राजा खुद बोलता है अहिंसा। अशोक ने 1.5 लाख लोगों को मार दिया, फिर बोलता है अहिंसा। पर खैर वो तो बात अलग है, वो तो उड़ीसा के अंदर जो हो गया सो हो गया सर, ठीक। बोले और क्या लिखा है? बोले राजा ने पत्थर के ऊपर चिपका के लिखा है कि यहाँ पे खाली खोखटा खर्चा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डू एंड नॉट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंसेस। वेस्टफुल एक्सपेंसेस का मतलब है कि ऐसे कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए जहाँ पे आप खराब खर्चा करो। मतलब जैसे आप देखिएगा तो लोग शादी में कभी कभी
50 करोड़ 100 करोड़ रुपए खर्च कर देते। ऐसी भी मैरिजेस दिखती है ना आज की भारत के अंदर। इन द प्रेजेंट डे इंडिया यू माइट हैव सीन कि पीपल आर स्पेंडिंग मनी हेल लाइक, मतलब है ना, तबीयत रगड़ के पैसा खर्च करते हैं सर, ठीक है। तो उन सब के ऊपर अशोक बताता है, अशोक कहता है कि यार ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, तब की बात कर रहा है सर। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स के ऊपर वो प्रोहिबिशन लगाता है और फिर लोगों को कहता है कि आप मेरे अंडर में रहिए, मैं आपका प्रियदर्शी हूं और आप मेरे सब्जेक्ट है। वो अपने आप को भगवान के इक्विवेलेंट कंसीडर करवाने की कोशिश करता है। यू आर माई सब्जेक्ट्स एंड आई एम योर फादर फिगर। वो कहता है कि आप मेरे संतान हैं। ये संतान के रूप में लोगों को बताने का इंटेंशन ये नहीं था कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ था। उसको पता है कि भाई इन सबको चलाने के लिए लोगों का मदद लेना बहुत जरूरी है। लोगों की मदद तभी ले पाएंगे जब लोगों को अपने फेवर में करेंगे, और उनके फेवर में लोग तभी आ पाएंगे सर। समझ में आ रहा है आपको? उनके फेवर में लोग तभी आ पाएंगे जब अशोक उनको आइडियोलॉजिकली अपने रंग में रंगा देगा, है ना। रंगाई जाए रंगमा सर, सीताराम तणाए संगमा, हाँ एक भजन है यहाँ गुजराती के अंदर। तो अशोक की ये कहानी दिखेगी आपको। तो धमक को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूज करते हुए उसने 4 सेंटर बनाए, ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया। अब एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहां से बताता हूं। मैंने अभी तक आपको धम्म के बारे में बताया है, आपको थोड़े बहुत इंस्क्रिप्शंस के बारे में परिचर्चा की है। ये इंस्क्रिप्शंस के अंतर्गत जो डिटेल्ड पार्ट है उसको कल करेंगे हम लोग, इसके ऊपर और कंटिन्यू एक और सेशन लगेगा अशोक को समझने के लिए, मौर्यस को ओवरऑल समझने के लिए। बट कहानी ये चलती है कि जब आप पूरे पूरे पिक्चर को देखोगे तो ऑलमोस्ट ये विस्तार में आपको ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस दिखते हैं, पिलर इंस्क्रिप्शंस। फिर यहाँ पे आपको माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस दिखेंगे। ये जो पर्पल कलर है ये माइनर रॉक है। यहाँ पे एक सन्नति करके जगह है कर्नाटका में, वहां पे आपको मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन भी दिख जाता है। फिर ऊपर भी आपको मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन दिखते हैं। अब इंस्क्रिप्शंस को इतनी सारी भाषा में इश्यू करना, कौन सी भाषा में? मैंने आपको बताया संस्कृत, प्राकृत भाषा है, प्राकृत और ब्रह्मी है, खरोस्ती एंड अरामिक भाषा का मिक्सचर किया गया है, खरोस्तिस लिपि का, स्क्रिप्ट का, ग्रीक लैंग्वेज का मिक्सचर किया गया है। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि when this inscriptions were issued by Ashok, can we point to the fact that this was the time where the literacy had also increased? क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि अशोक ने जो ये भाषा का उपयोग किया था वो कॉमन मैन को अंडरस्टैंडिंग था, कॉमन मैन उसको पढ़ पाता था, कॉमन मैन को समझ में आता था कि ये पत्थर के ऊपर कुछ कुछ चीज़ें राजा के द्वारा लिखी गई है। तो ये लिटरेसी के दृष्टिकोण को दर्शाती है। या यहाँ पे ही एनसीईआरटी ने बहुत इंटरेस्टिंगली इनफैक्ट एक प्रश्न लिखा है कि राजा को अपने एरिया के बाहर भी इंस्क्रिप्शन इशू करने की इच्छा हो गई सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से दिखेगी, यू विल फाइंड मल्टीपल पॉइंट्स जो यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। और अशोक ने ये जो प्रोविंशियल सेंटर्स बनाए 4 जगह के ऊपर, उसको बहुत ही केयरफुली चूज किया। तो एक राजा के रूप में हम लोग अशोक को जब एनालिसिस करेंगे, अशोक के पॉलिसीज को एनालिसिस करेंगे, तो हम क्लियर कट कहते हैं कि भाई अशोक दिमाग से खेलता था बंदा, और इसके कारण उसने ये चीज की है। सुवर्णगिरी, जिसे हम लोग गोल्डन माउंटेन कहते हैं, जनरली एक ऐसा जगह है जो कर्नाटका के अंदर गोल्ड माइंस के साथ लिंकअप करता है। कोलार करके जगह आपको याद होगी सर, KGF करके आपका एक सीरीज भी देखा होगा शायद, उसी को तो दर्शाता है। इट इज द सेम प्लेस ना कोलार, जहाँ पे प्राचीन पीरियड से लेके हड़प्पन्स भी यहाँ तक गए थे। इवन द हड़प्पन्स हैड गॉन टू एक्सप्लोर दिस रीजन टू गेट द गोल्ड फॉर देमसेल्व्स। हड़प्पन्स के बारे में हमने पढ़ाया था आपको कि ये लोग भी सोना इनफैक्ट प्रोड्यूस करते थे, मतलब सोने की ज्वेलरी बनाते थे। तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर रहना चाहिए। यू शुड हैव अ वेरी क्लियर कट पिक्चर कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर वाज वेरी प्रोमिनेंट एंड द एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन was based on in a very interesting way sir, getting my point. In fact ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हमको 5 से 6 चीजों के बारे में नॉलेज मिलता है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन को जब हम लोग देखते हैं तो हमको पता चलता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए इन्होंने काफी सारे हाईवेज भी बनाए, इन्होंने इनफैक्ट अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्रिएट किया था। क्योंकि एम्पायर बिल्डिंग ऐसे तो होगा नहीं सर, जब इतने सारे आप एरियाज को कनेक्ट कर रहे हो तो यू शुड हैव गुड कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी से आपका प्रश्न आएगा क्या इनके द्वारा किन किन प्रकार की चीजों का निर्माण किया गया था सर, ठीक है। तो कनेक्टिविटी में याद रखिएगा कि मौर्यस वर द अर्लीएस्ट वंस
जिनके समय पे वी फाइंड द कनेक्शन ऑफ सोनारगांव इन बंगाल विच वॉज लिंक टू तक्षशिला। आज की तारीख में आप जिसे नेशनल हाईवे नंबर 1 के रूप में पहचानते हो, आज की तारीख में हम NH1 कहते हैं ना सर, GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जो बंगाल से लेके पेशावर तक जाता है, उसकी नींव, उसका फाउंडेशन जो डायनेस्टी के द्वारा रखा गया था वो थे मौर्यस। वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था जिसके समय पे इनफैक्ट हमको पता चलता है कि इन्होंने कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश किया, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने बनाया, रोड को इनफैक्ट एस्टेब्लिश किया, तो कनेक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, और कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका एम्पायर और कंसोलिडेट होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो द एम्पायर कंसोलिडेशन विल टेक प्लेस। सो मौर्यस वर, आई वुड से, मास्टर बिल्डर्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इससे दो चीज का फायदा हुआ सर, ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए। द एडमिनिस्ट्रेशन और द एम्पायर बिल्ट अप कैन बी डन इन मल्टीपल वेज, एंड इसके एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इसके प्रशासन के अंतर्गत हम लोग 3-4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो मौर्यस ने अलग अलग प्रकार की चीजें की। पहले तो कैपिटल एट पाटलिपुत्र किया, और पाटलिपुत्र के अंदर कैपिटल के साथ साथ हमने आपको देखा कि इन्होंने प्रोविंशियल सेंटर्स बनाए अलग अलग प्रकार के, जो तोशाली उड़ीसा के अंदर बनाया। तोशाली के साथ साथ मैंने आपको उज्जैन के बारे में बताया सर, मैंने आपको बताया तक्षशिला के बारे में, और चौथा है तक्षशिला, तक्षशिला, सॉरी माय बैड, तक्षशिला सर, तक्षशिला सर, ठीक है, एंड सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी से, ठीक है। तो वी फाइंड कि इनके द्वारा 4 प्रोविंशियल सेंटर्स बनाए गए और एक कैपिटल बनता है पाटलिपुत्र के अंदर। पहली पॉइंट तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि मौर्यस में क्या क्या चीजें डेवलप हुई पाटलिपुत्र, और इसके द्वारा हम लोग ये कह सकते हैं कि द पावर सेंटर्स इमर्ज्ड। और पावर सेंटर्स का जब इमर्जेंस हुआ तो यहाँ पे गवर्नर के रूप में रॉयल ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया, रॉयल फैमिली के मेंबर्स को अपॉइंट किया गया, जिसे हम लोग कहते हैं कुमार आमत्य। उनको अलग अलग रोल दिए गए। बाय द वे आमत्यस वर सिविल सर्वेंट्स, उसमें कोई भी आता था, पर कुमार आमत्यस जनरली हम लोग रॉयल ऑफिशियल्स, रॉयल फैमिली के लोगों के लिए यूज करते हैं। और कौटिल्य ने इनकी रिक्रूटमेंट की पूरी एक एग्जाम बताई थी, जैसे आज देते हो ना आज की तारीख में प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू सर, तो वैसे कौटिल्य बताते हैं कि भाई एक शासक के रूप में क्या क्या कार्य करने चाहिए, और शासक के रूप में इनफैक्ट है ना, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में किसको समावेश करना है, इफ यू वांट टू इंक्लूड समवन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप उसको कैसे चलाओगे सर, ठीक है। दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग बात करेंगे। द सेकंड पॉइंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वो था, आप यहाँ पे यूज ऑफ धम्म कर रहे हैं। और यूज ऑफ धम्म कैसे किया सर? आपने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे इंस्क्रिप्शन इश्यू कराऊंगा और इंस्क्रिप्शन पे अपना मैसेज चिपकाऊंगा, जहां पे लोगों को सोशल वेलफेयर के बारे में और हार्मनी के बारे में बताऊंगा। दूसरे धम्म महामंत्रास को अपॉइंट करूंगा। ये लोग स्प्रेडिंग ऑफ धम्म करेंगे। स्प्रेडिंग ऑफ धम्म का मतलब ये है कि धम्म का प्रचार करने जाएंगे। जैसे अशोक की डॉटर और अशोक के सन संघमित्रा एंड महेंद्र वर सेंट टू श्रीलंका, सिलोन के अंदर भेज दिया, ठीक है, जिससे एम्पायर एक्सपांशन में इनडायरेक्ट उसको हेल्प मिल गई, विद्रोह नहीं होते थे। तीसरा इसके अंदर से हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रेड रूट्स को फोकस किया गया। और जब ट्रेड रूट्स को फोकस किया जाता है, व्हेन द ट्रेड रूट्स वर फोकस्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, वी सी दैट यहां पे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्टिविटी बनती है, and because of the connectivity and the infrastructure was developed by the Ashoka and the Mauryas, they were able to consolidate the power. एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही आप पावर को कंसोलिडेट कर रहे हो, और ये कंसोलिडेट पावर के अंतर्गत हमको यहाँ पे इसके अंदर से क्या दिख रहा है, वो हमको रेवेन्यू के पॉइंट्स भी दिखेंगे, ठीक है। सो वील फाइंड द सिग्निफिकेंस ऑफ रेवेन्यू एज वेल। सो जब हम लोग रेवेन्यू की बात करेंगे तो आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि ये रेवेन्यू के अंतर्गत जब व्यापार बढ़ रहा है,
जब धम्म का प्रचार आपका देखने को मिल रहा है सर, ठीक है, यहाँ पे पाटलिपुत्र को कैपिटल और बाकी 4 पावर सेंटर बनाए, तो इससे राज्य को रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी सर? सो यू विल फाइंड मोर एंड मोर ऑफ इंक्रीज इन रेवेन्यू। अब राजा को रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है तो एम्पायर कंसोलिडेट होगा, एम्पायर एक्सपांशन भी होगा, युद्ध भी कर सकता है सर। ऊपर से अशोक ने धम्म की पॉलिसीज का आधार लेके हुए युद्ध को टाला, मतलब ही ट्राई टू अवॉइड द वॉर, एंड अशोक ऑल्सो मेड श्योर दैट जहां जहां उसका एम्पायर बना है, जहां जहां पे उसने कंट्रोल करने की या इनडायरेक्टली इनफैक्ट पूरी की पूरी एक वो क्या है कि सेटअप किया है, वहां से कंटिन्यूसली पैसा पाटलिपुत्र तक पहुंचता रहेगा। तो आप देखोगे तो एम्पायर को चलाना बहुत मुश्किल है इनके लिए। और कौटिल्य इसके लिए बताता है कि रेवेन्यू के अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार के टैक्सेस है, वो टैक्सेस का बेस एक्सपांड करते रहिए। कौटिल्य ने सिद्धांत दिया है सर। कौटिल्य हैज गिवन आई वुड से अ स्लोगन, जहां कोश मूलो दंड के अंदर कौटिल्य कहते हैं कि मिनिमम टैक्सेस बट मैक्सिमम टैक्स बेस। टैक्स का दर कभी मत बढ़ाओ सर। आज की तारीख में भारत सरकार अगर 50% या 7% या 70%, 70% तक अगर इनकम टैक्स कर दे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इंक्रीज द इनकम टैक्स? भाई इट माइट सी द रिएक्शन, लोग रास्ते के ऊपर आ जाएंगे। पर यही भारत सरकार डिसाइड करती है कि छोटी चीज भी होगी तो भी हम लोग 1-2%, 5% टैक्स लेंगे, बड़ी चीज भी होगी तो भी 5% लेंगे। 5% यूनिफॉर्म टैक्स लगा दो, 5% यूनिफॉर्म टैक्स लगा दो। जनरली आप ये जीएसटी पे करते हो आज की तारीख में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इससे क्या होगा कि आपका टैक्स बेस बहुत बढ़ जाएगा। छोटी से छोटी चीज कोई खरीदेगा तो भी 5% टैक्स पे करना है, बड़ी से बड़ी चीज लेगा तो भी 5% पे करना है। तो इवेंचुअली जब टैक्स बेस आपका बढ़ता है ना, व्हेनेवर वी सी द एक्सपांशन ऑफ टैक्स बेस ना, दिस क्रिएट्स अ वेरी आई वुड से मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट। उसकी बहुत ही एक मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट क्रिएट होती है। और उससे क्या होता है कि आपके यहाँ पे रेवेन्यू के सोर्सेज भी बढ़ते हैं, क्योंकि जो चीज़ पहले रेवेन्यू में नहीं आती थी अब वो आने की शुरुआत हो रही है। दूसरी पॉइंट इससे ये भी होता है कि कॉमन मैन एज अ टैक्स पेयर आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। और आपके ऊपर बर्डन नहीं होता तो इवन यू ऑल्सो फील दैट कि नहीं यार चलिए हमें आगे सरकार को और टैक्सेस देने हैं। तो कौटिल्य की पॉलिसीज यहाँ बहुत मैटर करती थी। एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए रेवेन्यू चलने की आवश्यकता है, रेवेन्यू यहाँ से आता था। मौर्य सबसे पहले बड़े एम्पायर वाले हम लोग कह सकते हैं जिन्होंने प्राचीन भारत में इनफैक्ट कैश में सैलरी दी थी। पंचमार कॉइन, सिल्वर कॉइन्स दिया करते थे। दे वर द फर्स्ट वन टू गिव द कैश बेस्ड सैलरी सर। तो वी सी व्हेन दे आर गिविंग द कैश बेस्ड सैलरी इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर कॉइन्स, ये चीजें क्या दर्शाती है? व्हाट डज दिस थिंग शोस है ना? ये चीज दर्शा रही है कि मौर्य की एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो पूरी की पूरी सिस्टम और सेटअप क्रिएट हुआ है, उसको आपको ये प्रोमिनेंटली दिखेगा कि अलग अलग प्रकार के पॉइंट्स का आधार लेते हुए, एक दूसरा यूज ऑफ धमा, तीसरा ट्रेड रूट इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथी अच्छी रेवेन्यू, और इकोनॉमी विल लीड टू द एम्पायर फॉर्मेशन। हमेशा एक चीज याद रखेगा सर कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है उसमें आपको अर्थव्यवस्था के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आप जब आर्थिक रूप से इनफैक्ट फोकस नहीं करोगे तब तक आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल पाएगा और कंसोलिडेशन नहीं होगा। अशोक के टाइम तक आते आते वी सी दैट इसने जो बहुत सारे चेंजेस लेके आए थे, ये चेंजेस के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ों को डेवलप किया। खास करके कम्युनिकेशन लाइंस को एस्टेब्लिश किया गया, लैंड रूट के ऊपर हाईवेज बने। आई टॉक्ड अबाउट द हाईवे कनेक्टिंग द सोनारगांव टू तक्षशिला, जिसे हम लोग NH1 के रूप में पहचानते हैं। दे वर द फर्स्ट वन टू यूज द रिवर रूट्स। अशोक के समय तक आते आते इन्होंने रिवराइन नेविगेशन किया सर। हड़प्पन्स ने भी किया था रिवराइन नेविगेशन। यू माइट बी अवेयर अबाउट रिवराइन नेविगेशन। तो ये जो रिवराइन नेविगेशन है जो हड़प्पन्स कर रहे हैं सर, ठीक है, या मौर्यस कर रहे हैं, इससे भी व्यापार बढ़ा। आप देखोगे तो ये गंगा नदी के किनारे इनका साम्राज्य है। पाटलिपुत्र इट्स ऑन दी गंगा रिवर सर। ऊपर की साइड में जाओ नदी दिखेगी, इस साइड नीचे की साइड में जाओ नदी दिखेगी, तो व्यापार और बढ़ रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, कंसोलिडेशन ऑफ पावर हो रहा है, रेवेन्यू अलग अलग जगह से आ रही है। और जहां जहां पे विद्रोह होने की शक्यता है वहां पे गवर्नर्स को अपॉइंट किया है अपने कैपिटल को बना के कि भाई तू यहाँ चला जा, छोटे भाई को यहाँ, चाचा को यहाँ भेजा, सबको अलग अलग जगह पे भेज दिया। यहाँ तो खुद पाटलिपुत्र में बैठता था तो पता है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अशोक के सामने विद्रोह कर दे। आज के मॉडर्न डे मगध वाला रीजन, मतलब यूपी से लेके बिहार वाले रीजन में और बंगाल तक आप देख लीजिए, वहां पे तो
आपका सम्राट खुद बैठ रहा था। व्हेन सम्राट हिमसेल्फ इज ट्राइंग टू एडमिनिस्टर, तो देन हु विल बी ट्राइंग टू रिवॉल्ट? किसी की हिम्मत है विद्रोह करने की? सर मौत ना आ जाए आपकी। समझे कि नहीं समझे? तो कहानी ये है कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन को आप एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में मत देखिए, आप ये देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को बनाया गया था टू एक्सपांड द एम्पायर एंड कंसोलिडेट द पावर। नहीं समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करा, यूं कान पकड़ा है आज, ठीक है। आज के क्लास में रीडिंग बिटवीन द लाइंस तो की है, पर उल्टी कर दी है। क्यों उल्टा किया है? क्योंकि एक डायमेंशन है हिस्ट्री के अंदर, और यही डायमेंशन से क्वेश्चन बनते हैं आपके। व्हेन यू सी द क्वेश्चंस ना, हम लोग देखेंगे जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ना, या मॉरियस तक खत्म होने दो, एक ऐसा हो तो प्री वाई क्यू का सेशन ले लेंगे, प्रीवियस के क्वेश्चन, फिर आपको आइडिया लगेगा कि भाई साहब यहाँ तो गजब के क्वेश्चन आ गए, है ना। तो क्वेश्चंस तो बनते ही है इसके अंदर से। मैं आपको लिख के बोल देता हूँ, हड़प्पन्स के भी कराए थे, इसके भी कराऊंगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप वो चीज़ की चिंता छोड़ दीजिए कि सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। पहले सब्जेक्ट को समझो, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना, ग्रेजुअल होंगे। विषय को नहीं समझोगे तो सब्जेक्ट्स का क्या मतलब, क्वेश्चंस का क्या मतलब है? आप थोड़ी रातों रात कलेक्टर बन जाओगे। प्रीलिम्स करना है, मेंस करना है, इंटरव्यू तक जाना है, इट विल टेक इट्स ओन टाइम ना, है ना। खैर, तो इतना पॉइंट समझ में आया। हमने क्या डिस्कस किया? हमने आपको बताया एम्पायर बिल्डिंग में एडमिनिस्ट्रेशन का रोल प्ले, और एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलप किया गया था इन द एम्पायर बिल्डिंग। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, और इसमें अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज का यूज किया गया, पावर को कंसोलिडेट किया गया, इकोनॉमी को एडवांस किया गया, सॉफ्ट पावर का यूज किया। अशोक ने क्या यूज किया? सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है? धम्म। आज की तारीख में जैसे इंडिया योग के थ्रू करता है पूरी दुनिया के अंदर, यू माइट हैव सीन ना कि हम योगा के थ्रू पूरी दुनिया को मैसेज देते हैं कि कैसे चलना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, है ना। जीवन की कठिनाई ये है, योग के थ्रू कहते हैं कि, है ना। तो इंटरनेशनल योगा डे है, व्हाट इज दैट, है ना, दैट्स द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, जो इंडिया हाईलाइट करवाता है। खैर, तो ये पूरी कहानी आपकी मौर्यस के एडमिनिस्ट्रेशन की थी, और मौर्यस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत एम्पायर कंसोलिडेशन कैसे हुआ उसको मैंने आज के क्लास के अंदर आपको पढ़ाया। कल के क्लास के अंतर्गत आपको बताऊंगा कि इनके यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस का इंपॉर्टेंट क्या है, आर्मी का, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही। ये आर्मी के अंतर्गत ये युद्ध की कैसे तैयारी करते थे उसके बारे में भी लिखा गया है। वी ऑल्सो फाइंड कि अशोक के द्वारा जो एम्पायर एक्सपांशन हुआ उसके अंतर्गत और भी चीजें कैसे चलती हैं, कौन से ऑफिशियल्स का क्या रोल रहा है। एंड फाइनली वी विल ट्राई टू सी कि मौर्यन एम्पायर का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर्स। हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि मौर्यस के अंतर्गत अशोक के द्वारा जो इंस्क्रिप्शंस इश्यू किए गए हैं, ये इंस्क्रिप्शंस का हम लोग मैपिंग भी करेंगे सर, ठीक है। तो कल के क्लास के अंदर व्हाट विल डू, विल ट्राई टू डू द मैपिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शंस, विल ट्राई टू सी कि कहाँ कहाँ पे क्या आया है, विल सी कि इनका महत्व क्या है, इनका सिग्निफिकेंस बताइए आज की तारीख के अंदर। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा पार्ट बाकी है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पर आज मैंने आपको धम्म के बारे में बताया है, अशोक की एम्पायर बिल्डिंग की पॉलिसीज के बारे में बताया है, और धम्म का कैसे उपयोग किया एम्पायर बिल्डिंग के अंतर्गत। अगर अशोक का धम्म नहीं होता तो हो सकता है कि इतना बड़ा साम्राज्य भी नहीं बनता। तो हर बार ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आपको तलवार उठा के ही साम्राज्य विस्तरण करना पड़े। अंग्रेजी में एक कहावत है कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, है ना, कि कलम बहुत भारी होती है तलवार से। तो कभी कभी कलम चलाओ, दिमाग चलाओ, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज को हाईलाइट करो, कल्चरल वे के अंदर अपने सॉफ्ट पावर को लोगों को कन्वे कराओ, खुद ना जाओ पर अपने मैसेजेस को अपने एम्बेसडर्स के द्वारा कन्वे कराओ, पत्थरों के ऊपर लिख दो सर। आज की तारीख में बड़े बड़े पॉलिटिशियन होर्डिंग्स लगवाते, आपने देखा होगा। अशोक तब का खिलाड़ी था सर, लोगों को बताया कि मैं आया हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये आपके लिए बनाया है, ये तालाब आपके लिए बनाया है, सुदर्शन लेक, रिपेयरिंग, ये सब चीज़ें गजब है। पीपल विल फॉलो योर आइडियोलॉजी। बोले हाँ राजा तो हमारा ऐसा हो, सम्राट जैसा। तो इन सब कंडीशंस में एम्पायर बिल्डिंग हुआ और अशोक का धम्म चला। कल मिलेंगे तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन को कंक्लूड करेंगे, द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पायर करेंगे और इसका मैपिंग करेंगे, क्योंकि इसके इंस्क्रिप्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें लिखी है वो सब बता दूंगा मैं। सांची में क्या लिखा है, सोपारा में क्या लिखा है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। कल है ना ब्लैंक पेज के साथ आना,
और मैपिंग कर देंगे। विल ट्राई टू डू मैपिंग ऑफ ईच एंड एवरी प्लेस। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये एक झांकी मेरे कोर्सेज की रहती है, और मैं जो भी विषय पढ़ाता हूँ उसमें हो सके तो आपको जस्टिफाई करवाने की कोशिश करूँगा। जस्टिफाई इन्हीं के बेसिस के ऊपर से करवाऊंगा कि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इतिहास को आप रट्टा मारिए, पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि इतिहास में से क्वेश्चन जो आएंगे वो कहाँ से बनते हैं। तो जनरल स्टडीज हो या ऑप्शनल हो, उसमें फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग तो इसी अप्रोच से आपको लानी है। क्या ऑप्शनल में और डेप्थ में जाना पड़ता है। अशोक के धम्म के कल्चरल अटेंशन है, अशोक के धम्म के इकोनॉमिक डायमेंशन है, वो सब भी आपको लिखने पड़ता है। वो ऑप्शनल के कोर्स के अंदर मैं करवाऊंगा सर, ठीक है। तो आप में से जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, मैं आपको फिर से वेलकम करूंगा। टुडे 14 जुलाई हमने पहला एक इंट्रोडक्टरी सेशन लिया है, व्हाट इज़ हिस्ट्री और कैसे सोर्सेज को पढ़ा जा सकता है उसके अंदर। आप सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ले लीजिएगा। 14 जुलाई से एक बैच शुरू हो गई, आज से दूसरी जनरल स्टडीज़ की बैच शुरू होगी 21 जुलाई से। हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स है। इसके सिवाय कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज भी आएंगे जीएस और ऑप्शनल को लेके सर, ठीक है। तो आप में से जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने इनफैक्ट हमारे साथ तैयारी करनी है, दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। एंड टुडे इज द लास्ट डे फॉर दिस ऑफर। तो फंटास्टिक ऑफर, मतलब इतना ऑफर इसके सिवाय शायद आपको फ्यूचर में ना मिले, क्योंकि पहले इतना ही ऑप्शन रहता था 25%। 10% पी एन लाइव ऐड करिए और 10% एक्स्ट्रा लिमिटेड ऑफर है। ये 14 जुलाई तक ही है बाय द वे सर, ठीक है। तो दिस माइट इवेंचुअली लाइक नो गो डाउन है, तो नहीं सब्सक्रिप्शन लिया है तो ले लीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड को जरूर से यूज़ करिएगा, PN लाइव, टू फेच 10% डिस्काउंट एज वेल, ठीक है। तो आज मैं कंक्लूड करता हूँ, कल मॉरियस के ऊपर और डिस्कस करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हो तो मोस्ट वेलकम है। बाकी यूट्यूब के ऊपर आप कमेंट करते रहिएगा। अगर कोई क्वेरी दिखती है तो भी कमेंट करिएगा, आई विल बी आंसरिंग इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।